हेलो एवरीबॉडी, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज के आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल है उनके बारे में पढ़ा कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन सब के बारे में सीखा। और ये देखा कि वैलेंस बैंड में जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन या होल किस तरह से क्रिएट होते हैं, और उनको क्रिएट करने के लिए या उनके नंबर बढ़ाने के लिए हमने डोपिंग भी सीखी, जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो किसी ने दिमाग ऐसे भी लगाया कि भाई सेमीकंडक्टर तो हमारे पास है, लेकिन उनकी क्वालिटी और इंप्रूव कर सकते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा सकते हैं बाई डोपिंग। फिर हमने एक बहुत ही स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था पीएन जंक्शन डायोड। उसमें पी टाइप और एन टाइप दो सेमीकंडक्टर्स को आपस में, दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दिया, या बोलो एक सिंगल मटेरियल के अंदर एक साइड पी टाइप की डोपिंग कर दी, एक साइड एन टाइप की डोपिंग कर दी। यानी एक साइड डोनर इंप्योरिटी मिला दिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जैसे पेंटावेलेंट, और एक तरफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिला दी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उन वो एल्यूमिनियम या ट्राइवेलेंट वाले। तो ऐसे करने से हमारे को स्ट्रक्चर जो बना वो उसको बोल दिया हमने अपना पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड में बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन गया। डिप्लीशन लेयर के अंदर आपने देखा कि कुछ ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिससे कि आसानी से चार्ज फिर मूव नहीं करते। हालांकि हायर और लोअर एनर्जी लेवल पे चार्ज बैठे फिर भी मूव नहीं करते, बीच में पोटेंशियल बैरियर है। अगर हम बाहर से बैटरी लगाएंगे और फॉरवर्ड बायस करेंगे, यानी पी को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से, तो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करता हुआ चार्ज आगे फ्लो करेगा। इसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं, जिसमें चार्ज अपने नेचुरल फ्लो के डायरेक्शन में चलता है, यानी पी टाइप से एन टाइप, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज चलता है, तो हम इसको बोल रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अगर इसको रिवर्स बायस में लगाएं, यानी कि उल्टा लगाएं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करें, तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है और डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जाता है, और बीच में ज्यादा रीजन ऐसा हो जाता है जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते। ऐसे में करंट बहुत ही कम फ्लो करता है या नेग्लिजिबली स्मॉल, आप इसको जीरो करंट बोलिए, तो करंट अपोजिट में फ्लो नहीं करता। अगर अपोजिट में फ्लो नहीं करता तो रिवर्स बायस में ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। फिर मैंने बोला जरूरत से ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर, जैसे 25-30 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट लगाने पर, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि ये रिवर्स में सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करने लगे। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। यानी कि ये जो अपना पीएन जंक्शन डायोड है, इसका डिप्लीशन रीजन में जितने भी बॉन्ड्स बने हुए थे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं थे, वो सब खिसक गए थे, और जितने भी बॉन्ड्स बने हुए थे वो बॉन्ड ही टूटने अगर लगेंगे तो सारे बॉन्ड तर 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 टूटते चले जाएंगे। ऐसे सिचुएशन को हम ब्रेक डाउन कहेंगे। ऐसा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होगा और सारा सेमीकंडक्टर उस वोल्टेज से ऊपर जाएगा ही नहीं, यानी हम उससे ज्यादा बैटरी भी लगाए तो भी उसी वोल्टेज पे रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस है जिसके कुछ सवाल हमने लास्ट क्लास में किए। मैं फिर से 2-3 क्वेश्चंस पहले आपको कराता हूं जो इसी तरह की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। याद रखिएगा, ये जो हम अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसका एक सवाल जरूर आएगा। यानी सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चंस अगर आए तो एक क्वेश्चन आपका अभी कंफर्म हो चुका है, 100% आएगा। मैं अपनी गट फीलिंग से बोल रहा हूं, आप भी इसको अच्छे से करके जाइए। कौन सा? जिसमें जीनर डायोड लगे हैं या डायोड ही लगे हैं, उसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस या जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस तरह के सवाल का चांस आने का बहुत ज्यादा है। 18, 19, 20, 21 लगातार 4 साल ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार आए फिर दोबारा नहीं आए, ये हर साल आ रहे हैं। तो अभी भी आने का चांस मुझे ऐसा लगता है ज्यादा होगा, लेकिन हमको तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। नीचे कहां से चला गया ये? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर थोड़ा चमक ज्यादा है, थोड़ा कम कर देता हूं। ऐसा क्या, घर की बात है। चलिए आगे भी नहीं बढ़ रहा। ये लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, उसका उसमें गया नहीं था नोट्स में, तो मैंने इसमें आगे डाल दिया है जिससे कि कल के नोट्स में, आज के नोट्स में ये चला जाए। चलिए, द रीडिंग ऑफ एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड इज गिवन इन द सर्किट। अब ये आपको सोचना है कि सिलिकॉन डायोड क्यों दिया।
क्योंकि सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बायस में एक्टिव होने का वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। तो यहां मैंने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड बायस में एक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन एक्टिव होने के लिए इसको कितना वोल्ट खर्चा हो जाएगा? 0.7 वोल्ट इस पे खर्चा हो जाएगा। तो 3 में से 0.7 वोल्ट इसका, तो इसका कितना? देखो, अब मैंने आपको जो बताया उसको मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, हालांकि मैंने कल क्लियरली आपको बता दिया था कि अगर डायोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि यहां पे लिखा होता केवल डायोड, तो इसको आइडियल डायोड मान लेते हैं। इसका जो भी एक्टिव वोल्टेज है उसको हम जीरो मान लेते, इसके रेजिस्टेंस को भी जीरो मान लेते और इसमें सीधा करंट फ्लो करा देते। लेकिन इस समय इस सवाल में जो डायोड का वोल्टेज है वो हमें 0.7 इसलिए पता है क्योंकि नाम सिलिकॉन लिख दिया। आपको यह बात क्लियर रखनी है, सिलिकॉन या जर्मेनियम में से नाम यूज करके अगर सवाल पूछ लिया तो आपको फिर उनका एक्टिव वोल्टेज या उनका जो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं गिवन है तो 0 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट का बैटरी सीधा इसमें करंट फ्लो करावा था। लेकिन अभी 3 माइनस 0.7 यानी कि 2.3 वोल्ट का बैटरी डिवाइडेड बाय 200 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट इन द रेजिस्टेंस आ गया। और करंट का वैल्यू इससे हमें 13.5 11.5 मिली एम्पियर ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल था ये, तो इजी भी था लेकिन ट्रिक भी थी। चलिए, ये सवाल भी इस तरह के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ये सवाल ही 2 बार अकेला ही पूछा गया है। इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो तो लाइटली कोई बोलता है हमको पता कैसे चलेगा ब्रेकडाउन में गया, 120 वोल्ट का बैटरी हो सकता है, इसको 40 मिले। लेकिन थोड़ा देख लो, अगर ये ब्रेकडाउन पे नहीं जाएगा तो ये रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। और ये 1:2 का रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज भी 1:2 में ब्रेक हो जाएगा। मैं धीरे धीरे कराता हूं। अगर मान लीजिए 120 वोल्ट का बैटरी मैंने लगाया, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट में ये ब्रेकडाउन पे जाएगा। लेकिन सर हमें कैसे पता चला कि 120 वोल्ट की बैटरी से 50 वोल्ट इसको मिल सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको 50 वोल्ट ना मिले, 40 ही वोल्ट मिले। तो आप ऐसा कहेंगे, ऐसा अगर हुआ तो ये रिवर्स बायस में है और ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता होगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाते होंगे। सीरीज में होते हैं तो 1:2 का रेजिस्टेंस जैसे इस सवाल में दिख रहा है, तो ये वोल्टेज भी 1:2 में ब्रेक हो जाएगा। इसको मिलेगा 40, इसको मिलेगा 80। अब कह रहे हैं कि हमारे सिंपल लॉजिक से 40 और 80 में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है 50 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट मिलना चाहता है तो 50 पे तो ये वैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम इसको ब्रेक डाउन नहीं माने तो जो वोल्टेज इसको मिलने वाला है वो अगर 50 से ज्यादा है तो जो भी लोअर वोल्टेज है वही चलेगा। जैसे अगर ये 10 और यहां 5 होता, 10 और 5, तो इसको 40 मिलता और इसको 50 मिलता। अगर इसको 40 मिलता तो इसको 80 मिलता, 1:2। ये 10 होता, ये 5 होता, तो यहाँ 80 हो जाता, यहाँ 40 हो जाता। तो उस केस में आप कहते 40 मिला तो 40 ही रहेगा, यानी 50 से कम मिला तो कम रहेगा और 50 से ज्यादा मिला तो 50 रहेगा। तो जो भी छोटा वो वैल्यू है वही वोल्टेज रहेगा। तो मान लीजिए ये सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाए कि यहाँ पे 5 किलो ओम है, यहाँ पे 10 किलो ओम है, बोल रहा है ये रेजिस्टेंस के वैल्यू पलटने पर इसका वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, यानी कि ये जो डायोड है इसके वोल्टेज में क्या चेंज आएगा। तो आपने बोला भाई ये 5 और 10 लगाया तो 80 इसको मिलना चाहिए था, लेकिन 50 पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये 50 ही रहेगा, तो ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, बाकी 70 इसको मिलेगा। और अगर हमने इधर 5, इधर 10 और इधर 5 लिख दिया तो 80 इसको, 40 इसको मिलना चाहिए, तो 80 और 40 ही मिलेगा, तो इसका वोल्टेज 40 हो जाएगा और उसका 80 हो जाएगा, तो ये 70 का 80 हो जाएगा, ये 50 का 40 हो जाएगा। खैर, तो लेकिन सवाल में पूछा है करंट थ्रू जीना डायोड, तो हमने ऐसे पता लगाया कि जो 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट इसको दे दो, मतलब यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट का है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा 50 वोल्ट के हिसाब से वो 50/10 यानी कि 5 मिली एम्पियर करंट चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 70 वोल्ट होगा, क्योंकि 120 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट इसका है, तो 70 वोल्ट इसका है। 70 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 35 नहीं, 70 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 14 मिली एम्पियर करंट जाएगा
7/5 कर दिया, तो 14 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे पहुंचा और 5 इधर गया, तो इधर कितना गया? आप कहेंगे 9 मिली एम्पियर इस पे जाएगा, तो हमारा आंसर 9 मिली एम्पियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें भी देखो 10 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमें कैसे पता है ब्रेकडाउन वोल्टेज? यहाँ तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम ही नहीं लिखा। ये जो डिजाइन देख रहे हो ना, ये जीनर डायोड है, और जीनर डायोड का वोल्टेज हमेशा इसी तरह का होता है जो दिया रहता है। आप याद रखिए, एक्टिवेशन वोल्टेज नहीं है। एक्टिव होने का वोल्टेज तो 1 वोल्ट से कम ही होता है, 0.3 0.7 इसी तरह के चलते हैं, 0.6 0.8 इसी तरह का चलेगा, तो ये वो नहीं है। चलिए, इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू जीनर डायोड इज क्लोज्ड नहीं, क्लोज टू। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन पता लगाना है। मैंने ऐसे मान लिया कि ये 10 वोल्ट इसको मिल गया 12 वोल्ट में से, क्योंकि R2 का रेजिस्टेंस नहीं पता है, हम ये मान के चल रहे हैं रेजिस्टेंस ही नहीं दोगे तो हमको पता नहीं चलेगा इसमें कितना करंट है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि जीनर डायोड में जो अच्छा ये R2 और ये भी R2, ये भी 1500 हो गया। 1500 और 1500 पैरेलल में मिला के 750 हो गया। तो ये जो जीनर डायोड और 750 का ये है और ये है, तो 500 और 750। तो इसमें ऐसे देख लेते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है, क्योंकि बैटरी बहुत छोटा लगा है और यहाँ पे 10 वोल्ट का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ 500 वोल्ट हो गया, 500 ओम हो गया, और यहाँ पे 750 ओम हो गया, 750 ओम। तो आप बताइए 750 ओम में ये 2:3 हो गया, तो 12 वोल्ट का बैटरी भी 2:3 में डिवाइड कर दें अगर, तो इसको मतलब दोनों चीजें हैं, अगर मैं नॉर्मली देखूं तो इसका वोल्टेज मुझे लगता है कम ही आ रहा है, 3 × 12/5 हो जाएगा। 3 × 12/5 यानी कि 3.36/5, तो 7.2 वोल्ट आ गया। ये 7.2 वोल्ट मिल पा रहा है इसको, जबकि इसको ब्रेक डाउन के लिए 10 वोल्ट चाहिए, तो इसको भी 7.2 वोल्ट ही मिलेगा। अगर दोनों को 7.2 वोल्ट मिल रहा है तो जीनर डायोड का ब्रेक डाउन नहीं होगा। जीनर डायोड डज नॉट अंडरगो ब्रेकडाउन। अगर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो रिवर्स बायस के हिसाब से इसका करंट 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ करंट का वैल्यू लिख दिया 0। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे 1500 का ओम, 1500 ओम लिखा है, ये भी R2 है तो ये भी 1500 ओम हो गया। R2 से R2 पैरेलल में जोड़ दिया तो 750 हो गया। 500 और 750 यानी कि 2:3 का रेशो हो गया। तो ये वोल्टेज को भी 2:3 से डिवाइड कर दे तो आपको यहाँ पे 3 में 3 × 12/5 इसको मिलेगा और 2 × 12/5 इसको मिलेगा। नहीं तो आप टोटल करंट के हिसाब से भी निकाल सकते। तो मैंने थोड़ी देर के लिए माना कि अगर ब्रेकडाउन नहीं होता तो इसका कितना वोल्ट होता। अगर इसका वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम आ रहा है तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो अज्यूम नो ब्रेकडाउन, तो करंट जीनर डायोड में 0 हो गया। तो 500 और 1500 ये सीरीज में हो गए, 1500 नहीं 750। 500 और 750 सीरीज में हो गए 1250। फिर मैंने बोला कि करंट को वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा, बैटरी है 12 वोल्ट की डिवाइडेड बाय 750 नहीं 1250। फिर अगर मैं वोल्टेज 750 का निकालूं तो वोल्टेज ऑफ 750 ओम यानी जीनर डायोड का जो वोल्टेज निकालेंगे वो हो जाएगा I × R, 12 × 750 इंटू 7/1250 इंटू 750, 12/1250 इंटू 750। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा ये 7.2 वोल्ट आ जाएगा, विच इज लेस देन 10 वोल्ट। तो कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो करंट इन द सर्किट, करंट थ्रू जीनर डायोड इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फिगर रिप्रेजेंट अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग अ जीनर डायोड
The breakdown voltage of Zener diode is 6 volt, load resistance RL equal to 4 kilo ohm, series resistance 1 kilo ohm. The battery voltage VB varies from 8 volt to 16 volt. What is the minimum and maximum value of current through Zener diode? अब Zener diode खुद 6 volt का है और हमारा ये वैल्यू 1 है और ये 4 है, यानी 1:4 हो गया, तो बैटरी का वोल्टेज भी 1:4 में डिवाइड हो जाएगा। तो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 8 वोल्ट, हम मिनिमम के लिए कर रहे हैं, तो VB जब मिनिमम होगा यानी 8 वोल्ट होगा, उस समय जो वोल्टेज अक्रॉस RL वाला रेजिस्टेंस होगा उसको हम अब वो मान के चलते हैं कि ये मान लो जीनर डायोड में ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो ये रिवर्स बायस जीनर डायोड है, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। तो हमारा वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा 8/5 कर, वोल्टेज 8 है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5 कर दिया। ये हमने ये मान लिया कि नो ब्रेकडाउन, ऐसा मान लिया, उससे चेक कर लेते। अगर चेक करने से वोल्टेज कम ही आ रहा है तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, और चेक करने से वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, 8 पे ज्यादा आ रहा है तो 16 पे भी ज्यादा ही आएगा। तो मैं छोटे वाले के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 8/5 इंटू रेजिस्टेंस 4 है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला RL के अक्रॉस, यही वोल्टेज जीनर डायोड के अक्रॉस भी आएगा 32/5 यानी कि 6.4 वोल्ट आ गया। 6.4 वोल्ट अगर हो गया तो फिर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जीनर डायोड का अगर ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि 6.4 तो आ गया, 8 × 4 होता 32/5 करेंगे तो 32/5 6.4 हो जाएगा। तो अगर 8 वोल्ट का बैटरी लगाया और इसको 6.4 मिल रहा है तो इसको 6 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 6 वोल्ट लिख दिया। और जब इसको 12 वोल्ट कर देंगे तो भी इसको 6 वोल्ट मिलेगा, लिखा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू जीनर डायोड। तो अगर ये 6 वोल्ट है तो इसका करंट फिक्स हो गया, इसका करंट हो गया 6/4 यानी कि 1.5, RL का वैल्यू 4 किलो, 1.5 मिली एम्पियर इसका हो गया। अब यहाँ पे 8 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे और 6 वोल्ट इसको, तो 2 वोल्ट इसको मिलेगा। 2 वोल्ट से मैं इसका करंट निकालूंगा तो इसका रेजिस्टेंस 1 है, तो 2 मिली एम्पियर यहाँ आ जाएगा। अब 2 मिली एम्पियर यहाँ आया, यहाँ गया इधर, तो यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर चला गया। पहला आंसर हो गया। दूसरे आंसर में इसको 16 वोल्ट लिख देंगे, 16 में से 6 वोल्ट इसका तो 10 वोल्ट इसका, 10 वोल्ट अगर इसमें 1 में जाएगा तो यहाँ पे 10 मिली एम्पियर करंट जाएगा। 10 मिली एम्पियर में से यहाँ पे 1.5 मिली एम्पियर गया, तो इसका 8.5 मिली एम्पियर सेकंड केस का आंसर हो गया। तो आप ब्रेकडाउन लिए बिना भी कर सकते, मतलब पहले ही मान लेते कि ये ब्रेकडाउन चला गया है तो भी 2 करंट निकालेंगे, अगर आगे डिवाइड होके करंट इसमें जा रहा है तो आएगा, उल्टा करंट नहीं हो सकता। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट 1 मिली एम्पियर आ रहा होता, ब्रेकडाउन मानने के साथ सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने मान लिया कि ब्रेकडाउन हो गया, हम ये मान लेते ब्रेकडाउन हैपेंड। दो ही चीजें है ना, अगर ब्रेकडाउन या तो मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, तो हमने मान लिया ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने से जीनर डायोड का और रेजिस्टेंस RL का वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। अगर 6 वोल्ट हो गया तो करंट का वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर फिक्स हो जाएगा, किसका, RL का करंट। अगर RL का करंट आ गया तो जो बैटरी हम लगा रहे हैं 8 वोल्ट से 16 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, 6 वोल्ट जीनर डायोड को मिल गया, तो रेजिस्टेंस जो RI रेजिस्टेंस है उसमें या तो 2 वोल्ट मिलेगा या फिर 6 गया, 16 में से 6 गया तो 10 वोल्ट मिलेगा। तो इसके 2 करंट आ गए, करंट का मिनिमम वैल्यू इसमें आ गया, RI में आ गया 2/1 यानी कि 2 मिली एम्पियर, अब वो भी 1.5 से ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस जीनर में जाएगा, जीनर डायोड का करंट हो जाएगा 2 मिली एम्पियर माइनस 1.5 मिली एम्पियर विच इज 0.5 मिली एम्पियर। और अगर जीनर डायोड का करंट दूसरे केस के लिए निकालें तो 10/1 यानी कि 10 मिली एम्पियर माइनस 1.5 मिली एम्पियर, तो इसमें भी आंसर पॉजिटिव आ रहा। ये आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब ये नहीं हो सकता कि इधर से करंट छोटा चले और आगे वाले रेजिस्टेंस में ज्यादा चले तो फिर इधर से ऊपर बुलाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस नहीं है ये, मतलब ये रिवर्स बायस लगा है तो करंट नीचे ही जा सकता है वरना नहीं जाएगा। तो हमारा जो आंसर है 0 नहीं है, और चारों ऑप्शन में 0 भी नहीं दिया था, तो हमने बेकार में इतनी मेहनत की, ये आंसर हो जाएगा। ठीक,
लास्ट क्लास में रेक्टिफायर की बात हम लोग कर रहे थे, इस रेक्टिफायर से ही आज का क्लास आगे बढ़ाएंगे। पिछला ये जो हमने 2-3 एग्जाम्पल किए उसको आप बहुत आराम से देख लीजिएगा कि मैं 15-20 सवाल इसके और आपको भेज दूंगा, लेकिन बच्चों इसकी बहुत प्रैक्टिस करके जानी है। मेरा मानना यह है कि इस बार भी ये सवाल जरूर आएगा और आपको देखते ही मतलब हो सकता है शुरुआत के 4-5 सवाल में ही ये सवाल दिखे, तो जब मिल जाएगा तो आप मेरा नाम लेके एक बार थैंक यू जरूर बोलना कि थैंक यू सर, आपने जबरदस्ती हमको ये क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया। मेरा ऐसा मानना है कि जरूर आएगा, आप देखिएगा इसको। ये 2-3 तरह के सवाल है जो डायोड में लगातार पूछ रहे हैं। कौन से? ये जीना डायोड वाला तो बहुत पूछ रहे हैं, एक और है, एक और मैं अभी करवा देता हूं आपको। हालांकि वो भी हमने कर लिया है, मतलब लास्ट क्लास की प्रैक्टिस में दूसरे तरह का एक सवाल किया था जिसमें एक बैटरी फॉरवर्ड बायस, एक रास्ता फॉरवर्ड बायस था, एक रास्ता रिवर्स बायस था। तो आपको फॉरवर्ड वाले बायस वाले रास्ते से करंट फ्लो कराना था, रिवर्स बायस से नहीं कराना था, रिवर्स बायस वाला सर्किट से बाहर हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी बहुत पूछा जा रहा है। रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में बदलने के लिए। तो ये कहानी भी बहुत सिंपल है। हमने बोला कि सर ऑल्टरनेटिंग कैसे बनाएंगे, तो पहले देखो ये लगा दिया, ये एसी सोर्स है, यहाँ पे एसी सोर्स को एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। क्यों ट्रांसफार्मर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। मान लीजिए 220 का एसी सोर्स है, तो ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे तो ये ना 220 वोल्ट जब भी लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायस में भी करंट फ्लो करेगा और रिवर्स में भी। सर रिवर्स में तो आपने बोला था कि नहीं फ्लो करता। अरे रिवर्स में तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता तो नहीं करता। अब तुम 220 की बैटरी लगाओगे तो कोई भी तुम्हारा जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में रिवर्स बायस में भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो खेल समझ गए। अगर हमने बोला फॉरवर्ड बायस एक्टिव करने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए और रिवर्स बायस में करंट फ्लो कराने के लिए 25 वोल्ट चाहिए, तो तुम 220 वोल्ट का बैटरी लगाओगे तो फॉरवर्ड में भी 0.3 वोल्ट आराम से मिल जाएगा और रिवर्स में 25 वोल्ट भी आराम से मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग उसको अवॉइड कैसे करें? तो मान लीजिए ये बैटरी ये लगाया 220 का, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने इसको लाके 20 वोल्ट पे पटक दिया। अब रिवर्स बायसिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 25 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट पे तुम इसको कन्वर्ट कर चुके हो, 220 को 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा होगा। तो आपने यहाँ पे एक ऐसा लगाया और दूसरे रास्ते पे नहीं लगाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। तो आपने बोला ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, एक्स से वाई अगर हम आउटपुट ले तो आप कह रहे हैं कि भाई ये अगर ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव है तो करंट फ्लो करेगा एक्स से वाई। लेकिन कभी ना कभी दूसरा एंड पॉजिटिव, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग में तो पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहते हैं। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा चल गया, तो पॉजिटिव इधर हो गया नेगेटिव इधर हो गया, तो इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, तो ये जो जंक्शन डायोड है ये फ्लो नहीं होने देगा। तो करंट जब हम पूरे रास्ते पे चलाएंगे तो हमें आउटपुट वाला करंट आधे रास्ते पे मिलेगा, फिर आधे रास्ते पे नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे ये तो ऐसा लग गया जैसे कि आधा ही साइकिल को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो करंट एक्स से वाई जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर एक्स से वाई जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर एक्स से वाई जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये हमने ऐसा बोल दिया कि ये करंट फ्लो किया और फिर नहीं किया, फिर करंट फ्लो किया नहीं किया। ये कुछ वैसा ही बाइनरी डिजिटल सर्किट बन गया कि इसमें या प्लस मतलब 1 0 1 0 ऐसा करके। खैर यहाँ हमारा आउटपुट करंट है या वोल्टेज है, ये इनपुट करंट और वोल्टेज है, तो इसमें डबल चल रहा है, यहाँ पे आधा साइकिल चल रहा है। तो अगर इसका पीक वैल्यू में आई नॉट बोल दूं तो इसका आई नॉट का मॉड का एवरेज वैल्यू होता है 2I0/पाई इसमें, और इसमें आई का जो एवरेज वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा I0/पाई। आधा आधा लूप हो गया, आधा ये हो गया। फिर अगर मैं आरएमएस वैल्यू बोलूं तो I0/2 हो जाएगा, विच इज यहाँ पे आरएमएस वैल्यू होता था I0/√2। उसका आधा हो जाएगा साइकिल, आधा साइकिल का मतलब आधा एरिया, रूट बाद में लगाते हैं तो रूट लगाया बाद में, तो I0/√2 में एक √2 और आ जाएगा, I0/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये एक ही साइड एक ही डायोड से सॉल्व कर रहे हैं। इसका नाम रख दिया हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर लिख दो। एनसीईआरटी में इसकी ज्यादा वो है नहीं, मैथमेटिकली ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई। ये दो चीजें याद रखना, इसका आरएमएस वैल्यू पहले वाले से √2 टाइम्स कम होता है और इसका मॉड का एवरेज वैल्यू
आधा होता है। तो यहाँ पे दो तरह के रेक्टिफायर लिख रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में आधा साइकिल में करंट फ्लो करेगा, आधे में नहीं करेगा। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है सेंटर टैप्ड, और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज और सेंटर टैप क्या होता है वो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, वही सीखना है हमको। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन फिर से देख लो। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, ये एसी सोर्स से ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर दिया जिससे कि रिवर्स बायस में एक्टिव ना हो पाए। फिर ये फॉरवर्ड बायस में करंट चलेगा तो नीचे की तरफ करंट जाएगा, रिवर्स बायस में चलेगा तो ये जाने नहीं देगा, तो ऊपर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आधे साइकिल में जब करंट क्लॉकवाइज है तब तो करंट फ्लो करेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ऐसे चलेगा। तो फिर वही बातें कर रहे हैं कि ये आई नॉट है, मान लीजिए यहां पर आई नॉट है, तो आई नॉट बाय 2 हो जाएगा आरएमएस वैल्यू, और आई नॉट बाई पाई हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ मॉड। सवाल में लिखा है पीएन जंक्शन डायोड स्क्वायर इनपुट सिग्नल 10 वोल्ट का है, लेकिन ये जैसे -5 से +5 लिखा है उसकी चिंता मत करना। -5 से +5 का मतलब है ये 10 वोल्ट का है, -5 से +5 चेंज हो रहा है मतलब 10 वोल्ट का है। आप इसको यहाँ पे 0 भी मान सकते हो, यहाँ +10 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा आउटपुट क्या है, अब आप देखो ये केवल पॉजिटिव लूप है, पॉजिटिव, इस डॉटेड लाइन की चिंता मत करना। ये ऐसे पॉजिटिव लूप आया, यहाँ पे अगर मैं -5 लिख दूं तो ये +5 है, तो फॉरवर्ड बायस है। यहाँ +5 लिखा है, यहाँ -5 लिखा है, तो आप कहेंगे ये फॉरवर्ड बायस है। ये पूरी जगह पर 5 है और दूसरी जगह -5 है, तो 10 वोल्ट का बैटरी फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट कितनी देर फ्लो होगा? जितनी देर तक ये 5 वोल्ट बना रहेगा उतनी देर तक करंट फ्लो होगा। तो हमने बस उतनी देर तक करंट फ्लो कराना है। तो हमारा जो RL का आउटपुट है वो यही हो जाएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। इसका छोटा मोटा 0.3 इस टाइप का होगा कुछ, तो थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन चारों ऑप्शन में 0.3 तो कम किया नहीं, तो हमारा ऑप्शन यही वाला हो जाएगा। ये -5 से +5 का मतलब है कितने वोल्ट का लूप चल रहा है? 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का लूप हमको आउटपुट में भी मिलेगा। आप फिर से समझ लो, ये 5 वोल्ट लग रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये -5 है ये +5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट का। तो जो सिग्नल मिलेगा 10 वोल्ट का ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर सिग्नल 5 वोल्ट का बोल रहा है, 10 वोल्ट का सिग्नल लगाएंगे तो 5 वोल्ट कहाँ खर्च होगा? इसमें तो खर्च होता नहीं है, इसमें तो 0.3 के आसपास खर्च होता है, 0.7 खर्च होता है, तो वो भी दिया नहीं है तो उसमें कोई खर्चा नहीं करेंगे, आइडियल मान लेंगे। उल्टा हो नहीं सकता, क्योंकि ये हायर है तो ऊपर हायर ही रहेगा, नीचे लोअर है तो लोअर ही रहेगा। बाकी कहानी है। तो एलिमिनेशन से आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर टैप। सेंटर टैप का मतलब है, और लिखा भी हुआ है सेंटर टैप, यानी कि जो हमने एसी का ये जो ट्रांसफार्मर लिया था, ये पहला प्राइमरी सर्किट हो गया और ये कोर हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी लूप हो गया। सेकेंडरी लूप के सेंटर से एक सेंटर टैप बना दिया, एक डायोड यहाँ इस लोअर में और एक डायोड अपर में, 2 डायोड लगा दिए और सेंटर से कनेक्शन लेके ऐसे ऊपर से घुमाते हुए यहाँ पे ले आए और इन दोनों को मिला के यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम XY बोल रहे थे, और जो आउटपुट था जिस पे आउटपुट लेंगे। अब मैंने कहा ये हायर है तो ये लोअर है, तो ये भी लोअर ही होगा, मतलब हायर ये है, ये 0 मान लेते हैं सेंटर को, और ये लोअर हो गया। तो आप कहेंगे भाई हायर से लोअर जो रास्ता है उसमें तो करंट जा सकता, फॉरवर्ड बायस है, यहां तक करंट जाएगा, लेकिन लोअर से हायर की तरफ करंट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, रिवर्स बायस है। क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट हायर चल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, और ये लोअर माइनस है तो लोअर पोटेंशियल है। तो आप कहेंगे कि पीछे करंट आ नहीं सकता, रिवर्स बायस की वजह से इधर से करंट जा नहीं रहा, या तो करंट ऊपर से घूम के यहाँ वापस आना चाहिए, तो इस रास्ते से वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो करंट पहुंच रहा होगा उसके लिए इधर से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग हो गया। तो फिर किधर से जाएगा? वो इधर से जाएगा, एक्स से वाई होता हुआ यहां से जाएगा और सेंटर पे मिल जाएगा। अब क्योंकि हायर और लोअर पॉइंट सेंटर भी है तो यहां से ऊपर की तरफ करंट चले जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें तो आधा कॉइल ही ऐसा लग रहा है काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉइल के किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस तो हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेंटर पे क्यों करते हैं? क्योंकि सेंटर हायर और लोअर के बीच वाला पॉइंट है। तो अगर ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ तो सेंटर उससे लोअर रहेगा,
लेकिन नीचे वाला एंड सेंटर से भी लोअर रहेगा, इसलिए नीचे से ऊपर करंट नहीं आ सकता क्योंकि रिवर्स बायसिंग दिखेगी। अब मैंने बोला नीचे वाला एंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से यहां से फॉरवर्ड बायसिंग में करंट चलेगा, यहां से चलेगा तो ऊपर से वापस नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉइंट रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहां से करंट एक्स से वाई घूमता हुआ सेंटर पे जाएगा, सेंटर से फिर वापस हायर में, यानी कि सेंटर से प्लस पे आ जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बाहर वाले सर्किट पे करंट हायर से लोअर फ्लो करता है, अंदर लोअर से हायर, तो ये ऐसे ट्रैवल करता हुआ आ जाएगा। तो आपको खेल बिल्कुल क्लियर है। सेंटर पे कनेक्ट करने से क्या होता है, अगर ऊपर वाला हायर लोगे तो भी सेंटर लोअर रहेगा, और नीचे वाला हायर लोगे तो भी सेंटर लोअर रहेगा। तो बार बार ये कनेक्शन पॉइंट चेंज करना नहीं पड़ेगा। वरना क्या होता है, ऊपर वाला हायर लोगे तो इस कनेक्शन को लोअर एंड पे रखना पड़ेगा, नीचे वाला हायर लोगे तो इस कनेक्शन को अपर एंड पे रखना पड़ेगा। सेंटर टैप में ये फायदा होता है कि ऊपर हायर हो या नीचे हायर हो, वो अल्टरनेटिंगली बदलता रहेगा, बीच का पॉइंट अकॉर्डिंगली हमेशा लोअर पोटेंशियल पर ही रहेगा, तो करंट वापस खींच लेगा। ठीक है, देख लो भाई। तो आपने देखा दोनों बार करंट एक्स से वाई फ्लो किया है, इसका मतलब एसी से डीसी बन गया है। लेकिन ये पूरा फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, अगर मैंने लूप बनाया ऐसा तो मुझे आउटपुट मिलेगा ऐसा। ये अगर आई नॉट का बन गया आउटपुट है, आई नॉट है ये, तो इसमें आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई √2 और एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट बाई पाई होगा। टू आई नॉट बाई पाई। तो सर ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, मॉड नहीं भी लगाएंगे तो भी एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट बाई पाई हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगाने से पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव ग्राफ भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं, हमने एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर का फोटो जरूर बनाया, अगले अगले फोटो में और भी आसान है, लेकिन ये फोटो मैंने इस तरह से बना दिया है जिससे कि आपको करंट की डायरेक्शन का भी आइडिया लगे किधर से किधर जाता है। और इसमें ब्लू और पर्पल दो तरह के एरो आपको दिख रहे होंगे, तो एक बार ब्लू एरो चलाना, एक बार पर्पल एरो चलाना। मान लीजिए ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, यानी कि ब्लू वाले एरो को फॉलो करो। तो ब्लू वाला एरो यहाँ ए तक पहुंचा, तो ए हायर हो गया और बी लोअर पोटेंशियल है। देखो यहाँ पे सेंटर टैप नहीं है, तो ये हायर है और ये लोअर है, तो ए हायर हो गया, बी लोअर हो गया। तो ए से जो भी करंट चलेगा वो ए से क्यू तक तो चल सकता है, लेकिन ए से पी नहीं चल सकता क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, पी इंटरमीडिएट पोटेंशियल हो जाएगा। तो ए से क्यू चलेगा। अब क्यू पे करंट गया तो क्यू से बी नहीं जा सकता, बी लोअर पोटेंशियल है, क्यू इंटरमीडिएट है, तो क्यू से बी क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस्ड हो गया, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ए से क्यू करंट गया। अब यहां से बी की तरफ जा नहीं रहा, तो वो कहां जाएगा, यहां से एक्स वाई, ये एक्स ले लिया ये वाई ले लिया, ये हमारा आउटपुट वाला रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। तो यहां से ऊपर से नीचे की तरफ करंट गया, फिर यहां से वापस गया, वापस जाते हुए ये करंट पी पे पहुंचा। अब पी से ए जा नहीं सकता क्योंकि ए हायर पोटेंशियल है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, ए हायर है, ये रिवर्स बायस है, इधर से आ नहीं रहा था, इधर से भी नहीं जाएगा। तो यहां से बी जा सकता है क्योंकि पी से बी लोअर पोटेंशियल है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो पी से बी होता हुआ और फिर यहां टर्मिनल पे वापस आ गया। तो आप अगर ब्लू वाले एरो को फॉलो करेंगे तो एक फ्लो आपको दिखेगा, करंट फ्लो कर रहा है एक्स से वाई की तरफ। अगर आप पर्पल वाले को फॉलो करेंगे, पर्पल वाला तब है जब ये हायर और ये लोअर है, मतलब नीचे वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल है और ऊपर वाला नेगेटिव। तो पर्पल वाले एरो से अब बी हायर हो गया, ए लोअर हो गया और पी क्यू बीच में आ गए। तो बी से जो पोटेंशियल करंट है वो क्यू की तरफ चल रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड है और इधर की तरफ नहीं जा रहा, बी से पी की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि रिवर्स है। तो क्यू तक गया, अब क्यू से ए जा नहीं सकता क्योंकि रिवर्स हो गया। तो क्यू से, समझ गए ना आप, एरो एरो की ये जो डंडी होती है इसको टक्कर मारेगी अगर करंट, तो फ्लो नहीं करेगा। यहां से एक्स से वाई होता हुआ वाई से पी पे वापस पहुंचा। अब पी से बी नहीं जा सकता क्योंकि बी हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड था और ए लोअर पोटेंशियल, तो पी से ए जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर यहां से लौटता हुआ पर्पल वाला एरो वापस आ जाएगा। तो अगर ये पर्पल के लिए ये प्लस और ये माइनस लगाया तो उस हिसाब से आंसर बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप देखते जाइए, ब्रिज रेक्टिफायर हम इसको कह रहे हैं। तो
तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर को देख लिया, थोड़ा बीच में पॉज आया था। इस ब्रिज रेक्टिफायर का खेल थोड़ा सा समझ गए हम। इसी का एक डिफरेंट पिक्चर भी है, उसको देखो। ये ऑल्टरनेटिंग, ये एसी सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स बदल के इसका वोल्टेज घटा दिया जिससे कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो ना करे। अगर यहाँ पे हायर पोटेंशियल है तो D1 वाले से करंट फ्लो करेगा नहीं, हाँ, क्योंकि ये एरो से जो मैच करता है उससे करंट फ्लो करेगा, फिर यहाँ से यहाँ करंट चला जाएगा, फिर D3 से करंट फ्लो करेगा और ये सर्किट में वापस आ जाएगा। अगर हमने इसको हायर पोटेंशियल लिया तो D2 से करंट फ्लो करेगा और इस रेजिस्टेंस में जाके और D4 से वापस आके इधर से वापस चला जाएगा। तो अभी यहाँ से करंट जो गया बीच वाले रेजिस्टेंस से करंट आप देखेंगे तो ये X है, ये पॉइंट Y है, तो करंट X से Y ही फ्लो करता रहेगा। देखो आप, अगर इधर हायर लिया तो यहाँ पे हायर है, मतलब यहाँ से D1 से होता हुआ X से Y होता हुआ D3 से वापस, और अगर इधर हायर लिया तो यहाँ से D2 से होता हुआ रेजिस्टेंस से होता हुआ D4 से वापस। तो आपको जो एरो का हेड है बस उसको मैच कराते हुए फ्लो कराना है, तो आप अपोजिट नहीं जा सकते। तो X से Y, करंट हमेशा X से Y लेगा। तो अगर मैं X और Y के बीच में अपना एक वोल्ट मीटर लगा दूं और चेक करूं तो आपको वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी फ्लक्चुएट होते हुए नहीं दिखेगा। तो डीसी वोल्ट मीटर से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगा। तो ये खेल ऐसा है, बस इसमें अगर आपको सर्किट दे दिया और किसी एक डायोड को पलट दिया तो आपको बस पहचानना हो सकता है कि कौन सा डायोड गलत लग गया है या कौन सा डायोड किस सेंस में लगेगा। तो वो थोड़ा सा पिक्चर दिमाग में रखिए। आपको एक बार में एक डायोड लगाना है, दूसरा डायोड अपोजिट लगाना है, यानी कि एक अगर ए से बी की तरफ, ए से एक्स की तरफ लगा तो दूसरा वाई से ए की तरफ लगेगा। चलिए, दो तीन और हमारे मेन एलईडी और सोलर सेल और फोटो डायोड, ये दो तीन और हमारे जो केसेस हैं जंक्शन डायोड के, उनके मेन एग्जांपल्स और पढ़ लेते हैं। मैं आपको अभी एक एक करके 3 एग्जांपल करा रहा हूं, उसको बस आप सुन लीजिए कि कैसे हो रहा है। उसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव सवाल इस पे पूछ लिया जाए। यहाँ पे एलईडी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे घर में बल्ब लगे रहते हैं, एलईडी बल्ब या एलईडी टीवी होता है, हम कहते हैं चमक रहा है, एलईडी चमक रहा है, एलईडी चमक रहा है। तो एलईडी चमक क्यों रहा है या एलईडी से लाइट क्यों निकल रही है? उसमें तो कोई फिलामेंट नहीं है। फिलामेंट आप एलईडी खोल के भी देखें तो उसमें फिलामेंट नहीं दिखेगा, उसमें छोटे 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 बिंदी 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 बटन 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 जैसे सिस्टम दिखेंगे और वही अचानक चमकते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो आप कहेंगे यार बिंदियां बिंदियां छोटी छोटी थी, यही चमक रही हैं, इनमें ऐसा क्या हो रहा है कि चमकने लग रही हैं? ये सेमीकंडक्टर से बनी हुई है बिंदियां हैं, यानी कि ये वो मटेरियल है जिनको हम सेमीकंडक्टर डायोड बोल रहे थे। इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट किया, यानी कि ये देखो डूरा सेल वाली बैटरी लगाई, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया। तो आपने बोला कि जब हम लोग ऐसा वोल्टेज लगाएं जो एक्टिव वोल्टेज से यानी कि एक्साइटेशन वोल्टेज से ज्यादा हो या नी वोल्टेज से ज्यादा हो तो एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव हो जाएगा यानी कि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N। अगर P से N करंट फ्लो करेगा तो आपको याद होगा P साइड में बहुत सारे होल्स होते हैं और N साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये होल्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, यानी बीच बीच में वैलेंस बैंड में होल बैठे रहते हैं, और इधर पूरा वैलेंस बैंड भरा होता है, N टाइप में पूरा वैलेंस बैंड भरा है। और इसका पूरा कंडक्शन बैंड खाली होगा, इसके कंडक्शन बैंड में एक दो कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसके पी टाइप मतलब फॉस्फोरस वाला मटेरियल जो मिलाया था वो एन साइड में मिलाया था, पेंटावेलेंट, उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, इसका ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम इधर से फॉरवर्ड बायस करेंगे और इधर से भी फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से खाली जगह पे होता हुआ भागेगा कंडक्शन बैंड में, और होल्स ऐसे इलेक्ट्रॉन एक एक करके शिफ्ट होते जाएंगे तो होल्स भी खिसकता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होंगे, नीचे से होल ट्रैवल कर रहे होंगे, ऐसे होल और इलेक्ट्रॉन आराम आराम से ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवल करते करते ऊपर से जब कोई इलेक्ट्रॉन गुजरता है कंडक्शन बैंड से और नीचे देखता है कि वैलेंस बैंड से होल ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो वो हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कहता है यार वहां से ऊपर ट्रैवल करने से बजाय नीचे कूद जाते हैं। तो क्योंकि हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ने जैसे होल्स उसके नीचे आएगा वैसे उसमें कूद जाएगा, कूदने पर यहाँ पे तुरंत
कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होते ही ये कहेगा कि भाई हम एनर्जी डिफरेंस के बराबर का एनर्जी दुनिया में फेंकेंगे। अब एनर्जी डिफरेंस के बराबर का एनर्जी दुनिया में फेंकेंगे, अगर वो एनर्जी डिफरेंस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बराबर की है तो हमको एक फोटोन बाहर निकलेगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड फॉल्स इनटू होल इन वैलेंस बैंड, तो आप कहेंगे भाई ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन चलते जा रहा था, होल चलते जा रहा था, कंबाइन हो गए। कंबाइन हो गए तो फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। सर ये तो बोर्स मॉडल की तरह कहानी लग रही है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूद जाता है तो एनर्जी का एक फोटोन निकल जाता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज एमिटेड। अब यहाँ पे जब जब ऐसा होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में ऑलमोस्ट फिक्स एनर्जी है, तो उस फिक्स्ड एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो ये नॉर्मल लाइट बल्ब से ज्यादा बेटर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें जो फोटोन हम लोग केवल करंट फ्लो कराने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, और करंट फ्लो होते होते थोड़ी बहुत हीट बन रही, रेजिस्टेंस का बहुत कम है, और हर बार ठीक वही ट्रांजिशन हो रहा है जिससे फोटोन निकले। पहले जब फिलामेंट के वाले बल्ब से करंट फ्लो कराते थे तो उसमें फिलामेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती थी, टकराने से एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती थी, बहुत सारी हीट लिबरेट होती थी, उनमें से कुछ रेडिएशन, मतलब हजारों लाखों रेडिएशन निकलेंगे, उसमें से हो सकता है 10-20 रेडिएशन लाइट वाले हो। तो वो बल्ब लाइट खर्च कर रहा है, यानी पावर खर्च कर रहा है 100 वॉट की, लेकिन हो सकता है लाइट बनती हो 4 या 5 वॉट की। ये एलईडी अगर बनाया मैंने 8 वॉट का, तो ये 8 में से 5 या 6 वॉट की लाइट बना देगा। तो आपको एफिशिएंसी, जो जो फोटोन निकल रहे हैं वो सीधा उसी लाइट के हैं जो लाइट हमें चाहिए। तो अगर मैंने बहुत सारे एलईडी एक ही मटेरियल में अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के बनाया, जिसमें किसी का एनर्जी डिफरेंस रेड कलर के लाइट से मैच करता है, किसी का एनर्जी डिफरेंस ब्लू कलर के लाइट से मैच करता है, किसी का एनर्जी डिफरेंस ग्रीन कलर के लाइट से मैच करता है, और हर कलर के लाइट को ऐसे कंबाइन कर दिया, तो आप बोलेंगे कि भाई अब जो लाइट निकल रही है वो व्हाइट लग रही है, क्योंकि सारी लाइट रे अलग अलग तरह के फोटॉन्स मिलके जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सारा कलर है वो व्हाइट लाइट हो जाएगा। तो अलग अलग कलर के एलईडी होते हैं, उनको एक कॉम्बिनेशन में मिला के बना देते तो व्हाइट लाइट हो जाती है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फोटोन निकल रहा है एनर्जी डिफरेंस का। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें तो ज्यादा खेल है नहीं। तो एलईडी समझ गए कि ये इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड वाले, वैलेंस बैंड के होल आगे चल रहे हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पीछे चल रहे हैं। ये होल और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में जंप कर जाएंगे, यहां से फोटोन निकलेगा, उसी फोटोन को हमने कह दिया लाइट। ठीक है, मामला बहुत सिंपल है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई एलईडी चलाना है तो कौन सा बायसिंग होना चाहिए, फॉरवर्ड या रिवर्स, आपको बोलना फॉरवर्ड बायस, और उसमें करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करंट फ्लो करेगा। तो फोटोन कहां से बनेगा? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांजिशन होएगा, ऐसे चलते हुए जाएंगे, ट्रांजिशन करते हैं बीच बीच में। ठीक है ना, सारे फोटोन नहीं करते, कुछ करते जाते, लगातार करते जाएंगे, इधर बैटरी फिर से नए नए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाता जाएगा। वर्किंग ऑफ फोटो, अच्छा अब दूसरा केस है फोटो डायोड। ये सब जो थ्योरेटिकल चीज है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही आएगा जो जीना डायोड का मैंने आपको बताया, और दूसरा फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग का एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये 2 सवाल बहुत अच्छे से करके जाने, 100% सवाल का जरूर पूछा जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, और जब देख लेना तब मुझसे आके कहना कि सर क्या बात है। 2 एग्जाम है, मतलब 8 एग्जाम करीब करीब होंगे, उसमें देखिएगा 6 या 7 एग्जाम में ये आएंगे 2 में से 1 सवाल। ठीक है, वर्किंग ऑफ फोटो डायोड इज बेस्ड ऑन इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ लो फोटो डायोड का काम क्या है। फोटो डायोड एक ऐसा सिस्टम बना दिया मैंने जिसमें मान लीजिए कहीं आप, हाँ मान लो कुछ न्यूक्लियर वाला जो पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे मेल्ट डाउन हो गया। मेल्ट डाउन का मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिससे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सिस्टम था वो खराब हो गया। अब खराब होने से न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिया, लेकिन पावर प्लांट बंद करके भग जाते हैं लोग वहां से। क्यों भग गए? क्योंकि पावर प्लांट अगर डैमेज हो गया, पावर प्लांट की दीवारें गिर गई या कुछ भी ऐसा डैमेज आ गया, तो उसमें पावर प्लांट में जब भी न्यूक्लियर फ्यूल कंज्यूम करते हैं, यानी उसमें न्यूट्रॉन की टक्कर मारते हैं, क्रिप्टन और ये वो बनता है,
वो जो बीच में बाई प्रोडक्ट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट इतने खतरनाक होते हैं कि उसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, उनके कांटेक्ट में कोई भी आएगा तो उसको डैमेज कर देंगे, यानी उसको वो कैंसर क्रिएट कर देते हैं, यानी कि इंसान के लिए खतरनाक होते हैं अल्फा बीटा गामा ये सब। यह गामा रेडिएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस रेडिएशन है, बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन है, जिस सेल पे भी टकराएगा उसको डैमेज कर देता है, कैंसरस बना देता है। तो हमने क्या करना है, इंसानों को उससे दूर रखना है। तो आपने कहा कि भाई एक पावर प्लांट ऐसा था जिसमें मेल्टडाउन हो गया, जैसे अभी सुनामी जापान में एक बार आ गया तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी घुस गया, बहुत सुनामी आ गया, तो फिर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हो गए तो लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया, क्योंकि सुनामी से पहले ही कर देना था, वो पहले कर दिया। लेकिन वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो खाली पड़े तो पता कैसे चलेगा कि अब पावर प्लांट ठीक है या अब जाना चाहिए इनमें, या अब इनको यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये देखें कि वहां पे रेडिएशन है कि नहीं, किसी आदमी को भेजेंगे तो आदमी मर जाएगा, कहेगा अरे यार हमको पता तो चल गया रेडिएशन है लेकिन अभी हमको कैंसर हो गया। तो उसके बचने के लिए क्या करते हैं, उसके बचने के लिए करते हैं कि फोटो डायोड बनाते हैं। फोटो डायोड को ड्रोन से या किसी प्रोजेक्टाइल से फेंक दो। कैसे बनता फोटो डायोड, उसमें एक डायोड ही होता है जिसको जंक्शन डायोड कहते हैं, इस जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में लगा दो। तो रिवर्स बायस कैसे होता है, ऐसे होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे, तो रिवर्स बायस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस का ये जो वोल्टेज है ये इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखा हो। तो रिवर्स बायस में बैटरी से चिपका के मैंने डायोड बना दिया, उसको उसमें फेंक दिया, किसमें, जहां पे रेडिएशन है। अब हमें कैसे पता चलेगा वहां रेडिएशन है कि नहीं? अगर वहां पे रेडिएशन होंगे तो रेडिएशन के फोटॉन्स इस पे टकराएंगे, किस पे, इस डायोड पे। अब डायोड में देख लो ऐसे होता है कि इसमें एक डिप्लीशन लेयर होता है और एक पॉजिटिव पी साइड होता है, एक एन साइड होता है, एक डिप्लीशन रीजन होता है, और ये रिवर्स बायस लगा रखा है। रिवर्स बायस होने की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता था, तो कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने रिवर्स बायस है, और यहाँ एक छोटा सा बैटरी भी लगा रखा है सीरीज में। बैटरी में करंट फ्लो करेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करता, तो बैटरी लगाओ तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो छोटा सा एलईडी भी लगा दिया फिर, या छोटा सा सायरन लगा दिया। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे रख दिया कि रेडिएशन इसको फॉल करेंगे। तो रेडिएशन फॉल करने से जो डिप्लीशन लेयर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बने रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के साथ मिक्स होके डिप्लीशन लेयर को बिल्कुल कंप्लीट बॉन्डिंग के साथ बना देता है। तो अगर रेडिएशन इस पे फॉल हुए, तो अगर हाई एनर्जेटिक रेडिएशन जैसे गामा रेस या कोई भी ऐसे रेस गिर रहे हैं, तो रेडिएशन के गिरने से ये फ्री हो जाते हैं। क्या फ्री हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन वापस एन टाइप की तरफ और होल वापस पी टाइप की तरफ भागता है। तो होल, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में भागे, होल राइट में भागे, तो आप कहेंगे कि राइट की तरफ करंट, यानी एन टाइप से पी टाइप की तरफ रिवर्स करंट फ्लो करेगा। ये ड्रिफ्ट करंट है। पिछली बार जब अब हम एलईडी चला रहे थे तो फॉरवर्ड बाइसिंग था और वो वाला करंट चल रहा था, डिफ्यूजन करंट चल रहा था। ये वाला ड्रिफ्ट करंट है। पिछली बार में इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन हो रहे थे और रेडिएशन बाहर निकाल रहे थे। अब इसको उल्टा बोल रहे हैं, इसमें रेडिएशन हमने फॉल किए तो जो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो टूट के क्रिएट अलग अलग बन जाते हैं, और अलग बनते ही बीच में जो रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सेपरेट कर देती है। सेपरेट होते ही करंट सर्किट में फ्लो होता है, बल्ब चमकने लगता है। तो जब जब रेडिएशन इस पे गिरते जाएंगे, बॉन्ड क्रिएट होते जाएंगे। एक सेकंड में अगर 10 बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, बनते भी जाते हैं, लेकिन बॉन्ड टूटने से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो रिवर्स बायस में होना नहीं चाहिए। तो अगर रेडिएशन ना गिराएं तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब चमकेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे रेडिएशन गिराते जाएं, बॉन्ड टूटते जाएंगे और बनते भी जाएंगे, लेकिन बनते जाएंगे उससे मतलब नहीं है, जो टकरा के टूटते जा रहे हैं, बनते जा। सर बनने वाले बॉन्ड में तो आप बोले थे लाइट निकल जाती है, तो बॉन्ड बनेगा तो लाइट नहीं निकलेगी। अरे भाई, हम ऐसा सेमीकंडक्टर लेंगे जिससे निकलने वाला फोटोन लाइट ना हो, इंफ्रारेड वाला हो, लेकिन निकलने से जो, टूटने से जो करंट बन रहा है वो बल्ब से पास करेगा तो बल्ब चमकेगा, और इसका खुद का जो रेडिएशन निकलेगा उससे जो इलेक्ट्रॉन, उससे जो लाइट चमकेगी वो विजिबल लाइट ही नहीं होगी। तो ये भी रेडिएशन निकाल रहा है, साथ ही साथ इसमें रेडिएशन गिर के बॉन्ड टूटते भी जा रहे हैं। हमारा प्रोसेस क्या है कि रेडिएशन गिरा, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए, जनरेट होके सेपरेट हुए,
सेपरेट होने से करंट फ्लो हुआ और करंट फ्लो होता जाएगा तो बल्ब चमकता जाएगा। अब आप सोचो, हमको पूछा गया था कि ये पता लगाओ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी भी रेडिएशन है कि नहीं है, तो मैंने एक ऐसा एलईडी फेंक दिया, एलईडी फेंका तो एलईडी चमकने लगा। अब जितने ज्यादा रेडिएशन टकराएंगे पर सेकंड उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे पर सेकंड, उतने ज्यादा स्ट्रांगली करंट फ्लो करेगा पर सेकंड, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो बल्ब ज्यादा चमक रहा है तो मैं कहूंगा रेडिएशन बड़ा ज्यादा है अभी, और बल्ब कम चमक रहा है तो रेडिएशन कम है। तो इस हिसाब से हम इंटेंसिटी ऑफ बल्ब और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को भी आपस में कंपैरेबल कर सकते हैं कि बल्ब पहले 100 वाट पे चमक रहा था, अभी 50 वाट हो गया, इसका मतलब रेडिएशन भी, या ये जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो भी 50% रह गया। आप खेल समझ गए, इसको पढ़ लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इन सेमीकंडक्टर जंक्शन। जंक्शंस का मतलब है डिप्लीशन रीजन पे इलेक्ट्रॉन फोटोन टकरा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। Diode is connected in reverse bias under incident photons. Free charge carriers are created by photons absorption. The pair of electron or holes is generated by every single incident photon. These moving charges cause flow of current through the external circuit. और सर्किट में जो करंट है वही बैटरी से पास करेगा, बैटरी मतलब वही इस बल्ब से पास करेगा और बल्ब चमकने लगेगा। इसको आप एक बार और खुद करके देखिएगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं करना है। एक बार ये जो मैंने लिखा है बहुत ही टू द पॉइंट लिखा है, बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, जिससे कि हजारों चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़े। फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया जिसको थ्योरेटिकली आपको डील करना है, या ऐसे पूछ लिया कि भाई फोटो डायोड और इसमें फॉरवर्ड बायस में चलता है, इसमें रिवर्स बायस में चलता है, तो अगर बेसिक डिफरेंस ही पता है तो भी आप आंसर मार सकते हो। सोलर सेल, सोलर सेल में ये स्ट्रक्चर देख लो, उसी समझ में आ जाएगा। ग्लास कवर, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, यानी कि जो भी लाइट रे टकराए वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो जाए, ऐसी कोटिंग है कि वो ज्यादातर फोटोन को ऑब्जॉर्व कर ले। फ्रंट कॉन्टैक्ट बिल्कुल पतला और जालीदार है। फिर उसके नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बिल्कुल पतला है और उसके नीचे डिप्लीशन लेयर है, और उसके नीचे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप के नीचे थिक मेटल का प्लेट है विच इज एक्टिंग एज बैक कॉन्टैक्ट। जैसे पिछली बार में हमने किया कि लाइट रे इंसिडेंट करने से ये जो डिप्लीशन लेयर में फोटोन, प्रोटॉन यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, वैसे ही यहां पे करेंगे। लाइट रे के टकराने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, यानी प्रोटॉन मतलब होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। आपको कैसे बोलना है? ऊपर का जो लेयर है वो एक जालीदार लेयर है, ये हमारा कैथोड हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर है और उसके नीचे डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर बोलती है, डिप्लीशन लेयर या रीजन, डिप्लीशन रीजन, ये एन टाइप हो गया। इसके नीचे पी टाइप है। हमने एन टाइप को बिल्कुल पतला रखा है जिससे कि टकराने वाले फोटोन इस जाली से होते हुए और ऐसे ट्रैवल करके सबके सब कहां पहुंच जाए? डिप्लीशन लेयर में पहुंच जाए। लेकिन हमने इस फोटोन की एनर्जी को ऐसा रखा है, मतलब कि सन रेज की जो फोटोन है वो 1.6 से लेकर 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन होते हैं जो सन रेज से आते हैं। तो 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से जो अंदर जा रहे हैं तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में पहले से ही बहुत इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं और नीचे वैलेंस बैंड में पूरा भरा रहता है। वैलेंस बैंड एन टाइप ऊपर है तो सारा वैलेंस बैंड भरा है और कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो और उनका बैंड गैप थोड़ा ज्यादा रखते हैं, यानी कि 5-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रखते हैं। ऐसा रखते हैं कि बैंड गैप 5-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। उससे ये फायदा होता है कि आने वाले फोटोन एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब नहीं करते। आने वाले फोटॉन्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर के फोटोन अब्सॉर्ब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वो ही अब्सॉर्ब करने लगेंगे आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को, तो वो आगे जाने नहीं देंगे फोटोन को और खुद ही कंडक्शन बैंड में जा जाके बैठने लगेंगे। तो वो क्या करते हैं, हमने ऐसा सनलाइट है वैसे 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैक्सिमम,
तो 2 से 3 वाले से अगर थोड़ा भी ज्यादा इसको रखा, एन टाइप के सेमीकंडक्टर, वैलेंस और कंडक्शन बैंड ऐसा मटेरियल चूज करके रखा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा नहीं, तो सारे फोटोन इस इन एन टाइप से अब्सॉर्ब नहीं होंगे, सकते हुए आगे चले जाएंगे। आगे चले जाएंगे तो कहां चले जाएंगे? डिप्लीशन लेयर में चले जाएंगे। डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइंड ऑलरेडी रहते हैं, ये 50 बार बात हो चुकी है। डिप्लीशन लेयर बोलते ही उसके जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल पहले से ही कंबाइंड रहे। फोटोन अगर आगे जाके इन पे जाके टकराते हैं तो इनके टक्कर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एन टाइप से पी टाइप की तरफ चलता है, तो इलेक्ट्रॉन जो पिछली बार करा वही करना, बस इसमें बाइसिंग नहीं है। तो हम ऐसे बनाते, देखिए यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है और यहाँ पे एन टाइप है, ऐसे। तो समझो कि यहाँ फोटोन टकरा है, वैसे फोटोन ऐसे क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन समझो कि इधर टकरा गए फोटोन, और यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड थे। तो होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होने पर जब फोटोन टकराता है तो होल और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। तो होल जाता है अपने ओरिजिनल घर पे, यानी कि पी टाइप की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जाता है अपने ओरिजिनल घर पे एन टाइप की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा यहाँ पे वायर मैश से टकरा जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, टकराते ही वायर मैश जो मेटल का बना है वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है, क्योंकि मेटल में खास बात ये होती है कि एक बार चार्ज उनको दे दो तो वो चार्ज को ऐसे खींच के अब्सॉर्ब करके अपने सरफेस पे फैला लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, ये सब पी टाइप और एन टाइप की थिकनेस इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से ट्रैवल करता हुआ इस वायर मैश से टकरा जाएगा। यहाँ पे एक मेटल का बैक कांटेक्ट लगाया हुआ है, तो होल जब इधर से इधर जाएगा तो होल भी इसके टकरा के अपना पॉजिटिव चार्ज इस मेटल को दे देगा। तो आप जब तक सुबह से रात तक इस फोटोन को इंसिडेंट करते रहोगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते रहेंगे, और क्रिएट होके होल्स एक साइड इस बैक कांटेक्ट, ये वाले बैक कांटेक्ट पे टकराते रहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन अपने एन टाइप में जा जाके यहाँ पे वायर मैश बना हुआ है, यानी कि जो फ्रंट कांटेक्ट है उस पे टकराते रहेंगे। तो अगर एक फ्रंट कांटेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता जाए और बैक कांटेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता जाए, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो ये टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरह एक्ट करता जाएगा। तो आप अगर सुबह से शाम तक धूप में रख दो तो बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे होल सेपरेट हो जाएंगे, और ये मेटल लगा दिया तो वापस नहीं जा रहे, मेटल पे चिपक गए, तो मेटल अपने सरफेस पे फैला देगा। फिर अगर आपने इसको करंट ऐसे कर दिया तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक बाहर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे अरे ये तो बैटरी बन गया, तो इसका नाम लिख दिया सोलर सेल। सोलर सेल, ठीक है। तो कहानी क्या है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ sunlight at depletion region, electrons and holes are generated। इलेक्ट्रॉन और होल जो जनरेट होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव to n type and absorbed by front contact। Similarly जो p टाइप है, सॉरी होल हैं, होल्स आर absorbed by back contact। तो पोलैरिटी ऑफ फ्रंट एंड बैक कांटेक्ट पोलैरिटी की जगह पोटेंशियल लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस between front and back contacts increases
विद टाइम। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो फ्रंट एंड बैक कॉन्टैक्ट टर्मिनल और बैटरी की तरह काम करेंगे और पूरा पूरा स्ट्रक्चर सोलर सेल बन जाएगा। तो खेल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ोगे ये भी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, थ्योरी वाली जो चीजें हैं उसमें आप अपनी किताबी नॉलेज को भी जरूर इंक्लूड करिएगा। ऐसे नहीं कि बस मैंने जो बता दिया वही पढ़ लिया, उसमें क्योंकि बहुत सारी कुछ और भी टेक्निकल बातें होती है, जैसे मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं सोलर सेल में, ये सब बहुत सारी माइन्यूट जानकारी है जो एक बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगी। अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, जिसका कहानी हमने लास्ट क्लास में करा। ये देखिए 2019 का सवाल है, और कल मैंने डीपीपी में आपको इसी तरह का सवाल कराया था, लेकिन वो सवाल में वैल्यू एकदम सेम थी, बट क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, 0.3 और 0.7 के डायोड है, जर्मेनियम सिलिकॉन के बने हैं, कंडक्टर लगे। इन द फिगर इफ एंड्स ऑफ डायोड जीई ओवरटर्न, चेंज इन पोटेंशियल वी नॉट विल बी। ये जो जीई है ये 0.3 का होता है और ये 0.7 का। मैंने कल सिखाया कि अगर आपने 0.3 का डायोड यहां लिखा है और 0.7 का, तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहते हैं, तो 0.3 इसको या तो 0.3 देगा या 0.7 इसको 0.7 देगा। लेकिन आपको ये पता है कि जब ये बैटरी लगाऊं, जैसे ही ये बैटरी लगाएंगे वैसे ही फॉरवर्ड बायस जब चालू करना स्टार्ट करेगा तो पहले ये फॉरवर्ड बायस में पहुंचेगा जर्मेनियम। जैसे ही जर्मेनियम फॉरवर्ड बायस में पहुंचेगा, इसका 0.3 हो जाएगा, तो ये इसके वोल्टेज को 0.7 जाने ही नहीं देगा। मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये 0.3 पे जाते ही एक्टिव हो जाएगा, अपने थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा। जब ये अपने थ्रू करंट ऑलरेडी जाने देगा तो सारा करंट इधर से हो ही जाएगा, तो इसके वोल्टेज को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज सेम रखना काम है। तो खेल आप ये समझ गए कि दो में से जो छोटा है वही वोल्टेज आएगा। तो अगर ये 0.3 का वोल्टेज जो 12 है, तो यहाँ पे 0.3 का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये भी 0.7 वोल्ट का एक्टिव वोल्टेज जरूर है, लेकिन ये 0.3 वोल्ट पर ही रह जाएगा और इनएक्टिव रहेगा। दिस विल नॉट हैव एनी करंट। हालांकि फॉरवर्ड बायस दोनों है, लेकिन इस फॉरवर्ड बायस में करंट होगा, इस फॉरवर्ड बायस में करंट नहीं होगा। तो हमने बोला ये 12 वोल्ट की जगह है, तो ये 12 वोल्ट से 0.3 वोल्ट कम, यानी 11.7 वोल्ट है। ये V1 V0 का पहला वैल्यू हो गया जब जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे लगे। फिर बोल रहा है जर्मेनियम को ओवरटर्न कर दिया, ऐसे पलट दिया। अब जर्मेनियम को पलट दोगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अब रिवर्स बायस वोल्टेज 20-25 वोल्ट चलता है कम से कम, तो ये 20-25 वोल्ट पे जाके ये ब्रेक डाउन में जाने वाला है, तो ये 0.7 है। अब दोनों लोग फिर से पैरेलल हैं, लेकिन ये वाला का रिवर्स बायस ब्रेक डाउन वोल्टेज 20-25 वोल्ट है और ये 0.7 का है, तो इन दोनों में से कौन सा पहले एक्टिव हो जाएगा? आप कहेंगे 0.7 वाला। अगर ये 0.7 पे एक्टिव हो जाएगा तो इसको कितना मिलेगा? 0.7। तो 0.7 पे ये ब्रेक डाउन होगा क्या? आप कहेंगे नहीं। तो इसमें से करंट फ्लो करेगा? आप कहेंगे नहीं। तो करंट किधर से फ्लो करेगा? इधर से होते हुए जाएगा, यानी कि अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। थोड़ी देर पहले दोनों फॉरवर्ड बायस थे, लेकिन ये लोअर फॉरवर्ड बायस था, इसलिए लोअर वोल्टेज पे इसको फॉरवर्ड बायसिंग हो गया और इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो दोनों खेल में समझो, पहले ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस की तरह जीरो करंट फ्लो करा रहा है। हालांकि फॉरवर्ड बायस जरूर है, लेकिन इसको एक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पे ये नीचे वाला एक्टिव हो जाएगा, ऊपर वाला रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस सेम वोल्टेज पे एक्टिव नहीं होता है, तो वो ब्रेक डाउन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 0.7 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अगर बैटरी पलट दिया, सॉरी जर्मेनियम पलट दिया, तो ये 0.7 वोल्ट का है, ये 0.7 पे रहेगा और ये भी 0.7 वोल्ट पे रहेगा, क्योंकि नो ब्रेकडाउन वाली कंडीशन पे है। और यहां से जब ऐसे चल के जाएंगे ये 0.1, तो ये 0.7 है और ये 12 वोल्ट है। तो आप कहेंगे जैसे ये अर्थिंग है ना, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, 0 वोल्ट तो ये 0, तो यहाँ 12 से चल के गए, तो ये 0.7 ड्रॉप हो गया, यहाँ पे 11.3 वोल्ट आ गया। तो V0 का जो सेकंड वैल्यू 11.3 है, तो क्वेश्चन पूछा ये V0 के वैल्यू में कितना चेंज आया, तो चेंज इन V0 बहुत ही ऊंचा लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही मजेदार। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए, अब हमारा ये जो चैप्टर है ये नए मुकाम में जाएगा, ट्रांजिस्टर इसको बोलेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। इसमें मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा
दो चीजों पे ही फोकस करना। पहला, इसमें 5 ऐसे रिजल्ट्स हैं या फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेने। मतलब अगर कोई पूछे ट्रांजिस्टर आता है तो आपको बोलना ट्रांजिस्टर में 5 फॉर्मूले हैं, वो 5 फॉर्मूले सुबह से रात तक हम रटते हैं, वो 5 फॉर्मूले में से पूछो हमें ट्रांजिस्टर आता है। दूसरा, ट्रांजिस्टर 2 काम आएगा हमारे सिलेबस में जो है, वो एक है ट्रांजिस्टर किस तरीके से एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, दूसरा ट्रांजिस्टर किस तरीके से स्विच की तरह काम करेगा। चांसेस ट्रांजिस्टर के पूछे जाने के कम है क्योंकि लास्ट ईयर ट्रांजिस्टर सर्किट हटा दिया था बोर्ड के सिलेबस से। इस साल भी ट्रांजिस्टर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो जब बोर्ड के सिलेबस में नहीं होता है और ये दोनों सेम बॉडी बना रही है, मतलब वो जो सीबीएसई से ही पेपर बन रहा है बोर्ड का और वही लोग बना रहे हैं एनटीए के थ्रू जेई मेंस का पेपर, तो आपको हो सकता है कोरिलेशन इसके बीच में बनता हुआ दिखे कि भाई जो चीजें हट गई थी सिलेबस से उनको हम इसमें से भी कम पूछते हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर आ गया तो हम वहां पोपट बन के बैठ जाएंगे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको दो चीजें सिखा रहा हूं, 5 फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा, जो फॉर्मूले हैं इसके 5 से ज्यादा भी हो सकते, छोटे मोटे एक दो रिजल्ट भी हैं। जैसे अगर एक करंट I1 I2 और I3 में डिवाइड हो जाए तो आप कहेंगे I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, वो तो आप बचपन से ही पढ़ते आए, वो सब केसेस आप कर लेंगे। लेकिन 5 फॉर्मूले हैं जिसमें आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस और करंट गेन, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन, और ट्रांसकंडक्टेंस और वोल्टेज या पावर गेन। तो ऐसे 4 या 5 रिजल्ट हैं जिसको हमको फोकस करना है। रिजल्ट थोड़े बहुत ज्यादा कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितने कंफर्टेबल है किसी रिजल्ट के लिए। जितना कंफर्टेबल होते जाएंगे मैं नंबर ऑफ रिजल्ट्स में 6 या 7 फॉर्मूले भी बना दूंगा, लेकिन 5 सुन के ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे 5 पांडव के नाम हमें याद है और 100 कौरवों के नाम हमें याद नहीं है। कौरवों में भी हमको 2-3 के ही नाम बड़े मुश्किल से याद होते हैं। ये आज की क्विज है कि कौरव में 5 कौरव के नाम आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रांजिस्टर में वैसे तो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक ये वो ये लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसे सोच लो कि कभी भी सर्किट हमें डिजाइन करना है तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये सर्किट को बड़े इंटेलिजेंट टाइप के सर्किट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ट्रांजिस्टर जो है वो इंटरनली ऐसा मैंने डिजाइन बनाया है उसका कि वो मेरी मर्जी से एक्ट करे। आप सोचिएगा उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इनको बैठ बैठ के डिजाइन किया होगा, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल नहीं है, इनको पी टाइप एन टाइप ये बनाया गया है लैब में। ये नेचुरली नहीं है कि कहीं जा रहे थे सड़क पे हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया या हमें ट्रांजिस्टर मिल गया, कोई मटेरियल था ऑलरेडी ट्रांजिस्टर बना बैठा था तो मैंने उसको सर्किट में घुसा दिया और देखा अरे वाह 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 चमक रहा है, या बहुत अच्छा करंट डिवाइड कर रहा है, या बहुत अच्छा एम्पलीफाई कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर ये मैन मेड सर्किट है। इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है सर्किट और स्मार्टर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज पे चलता है सारा साइंस। जैसे कि हमारे जो अवेलेबल मटेरियल है उनको एक पर्टिकुलर रेशियो में हमने डोपिंग करा, मिलाया, पीएनपी बनाया, एनपीएन बनाया, एक और लगाया लेयर, दूसरा लेयर और लगाया, तो मुझे कुछ प्रॉपर्टी बनती है, वहां पे हवाबाजी नहीं चल रही, कुछ प्रॉपर्टी बन गई। अब मुझे ये पता चल गया यार ये वाला जो डिफरेंस दिख रहा है, या एलईडी बल्ब जैसे किसी ने बनाया होगा तो उसने देखा होगा यार फोटोन तो निकल रहे हैं, ये फोटोन लेकिन लाइट वाले नहीं है। अगर ये लाइट वाले होते तो हमें लाइट मिल सकती थी। तो फिर रिसर्च हुई होगी कि ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनका कंडक्शन और वैलेंस बैंड का डिफरेंस लाइट के किसी एनर्जी डिफरेंस से मैच करता हुआ दिखेगा। तो वो वही मटेरियल को फ्यूज करके उन पीएनपी और एनपीएन बनाए गए होंगे, फिर उनसे मिला मिला के जब बनाए गए होंगे तो कभी ब्लू कलर के लाइट वाला मटेरियल सक्सेसफुली मिल गया होगा, कभी रेड। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस है। हर समय किसी न किसी लैब में इस तरह का आर&डी चलता रहता होगा कि अब यहां तक पहुंच गए, ये साइज ऑफ सेमीकंडक्टर हमें मिल गया, या ये साइज ऑफ हमें अभी मेमोरी स्टिक मिल गई, या ये साइज ऑफ हमको ये मिल गया है सेमीकंडक्टर, मतलब जो भी डिवाइसेस हैं ट्रांजिस्टर मिल गया है। तो क्या इससे स्मार्टर, इससे छोटा, इससे बेटर भी कुछ बन पा रहा है? तो आप देखेंगे सर्किट के साइज छोटे होते जा रहे हैं और इफेक्ट और उनके परफॉर्मेंस बेटर होते जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें इसमें भी बनेंगी,
लेकिन क्योंकि अभी पहली बार ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी दुनिया में आया तो आपको सबसे बेसिक बातें सिखाई जा रही। अभी आप सीख रहे ए फॉर एप्पल, तो कहीं ये समझने की भूल ना करना कि ए इज ओनली फॉर एप्पल। तो अगर एप्पल है तो बस ए उसी के लिए यूज हुआ है, और अगर ए फॉर एप्पल नहीं है तो फिर ए विल नॉट वर्क फॉर एनी अदर वर्ड। वैसा भूल मत करिएगा। ट्रांजिस्टर में ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ट्रांजिस्टर से भी मतलब हाई क्लास और सर्किट एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं, और ट्रांजिस्टर में भी बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी के ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं। उनको भी अलग अलग तरीके से यूज करके हजारों एप्लीकेशंस जो हमारी जरूरत के हैं उनमें मोड़ा जा सकता है। तो हम लोग आगे चल के जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो हमको सर्किट डिजाइन में पता चल जाएगा कि मुझे इस सर्किट में कौन सा लॉजिक चाहिए, इस सर्किट में हम क्या चाहते हैं, क्या कहाँ करंट जाए। हम चाहते हैं रिमोट का ये बटन दबाएं तो स्पीकर में करंट चला जाए, स्पीकर ऑन हो जाए। दूसरा बटन दबाएं तो फिर सर्किट में वो सेट टॉप बॉक्स में करंट जाए, सेट टॉप बॉक्स ऑन हो जाए। हम तीसरा बटन दबाएं तो चैनल स्विच हो जाए, यानी कि एक ऐसे सर्किट में करंट जाए तो चैनल बदलने का रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देखिए कि रिमोट के एक छोटे से सर्किट में अलग अलग बटन दबाने से उसको कमांड मिल रहा है तो अलग अलग सर्किट ऑन हो रहा है। तो आपको इसी तरह के इंटेलिजेंट सर्किट देखने पड़ेंगे कि एक बटन दबाया और राइट वाला स्पीकर ही ऑन करना है तो उसको सर्किट को पता है कि राइट वाले स्पीकर वाला जो मैकेनिज्म है उसमें करंट भेजे और लेफ्ट वाले का करंट रोक दे, या फिर वो दोनों में करंट भेजे या फिर वो दोनों में करंट रोक दे। तो इस तरीके का खेल आपको रिमोट के एक छोटे से बटन या मोबाइल के एक छोटे से स्क्रॉल पे मिल सकता है। इसका मतलब है अंदर उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए सर्किट बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया गया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को आपके ऑप्शंस या सिलेक्शन के हिसाब से समझ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया और लॉजिकल सर्किट्स हैं जो आगे चल के हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें दो पीएन जंक्शन डायोड का मिक्सचर है, दो पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, और इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीजेटी कहत रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऐसा बोलते हैं, बाइपोलर दो है ना, दो दो पीएन जंक्शन बाई कैसे है वो भी देखो। और इसमें इसके नाम भी वैसे बनाए गए हैं, एक को बोलते हैं एनपीएन, दूसरे को बोलते हैं पीएनपी। थोड़ा ज्यादा चमक गया, इसकी चमक थोड़ी कम करता हूं, बाद में बढ़ा दूंगा। आराम आराम से देखते चलिए, थोड़ी चमक कम हो। हाँ, यहाँ लिखा है एन पी एन, यहाँ लिखा पी एन पी, यानी कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद एन टाइप और एन के बाद पी टाइप। मतलब जैसे जंक्शन डायोड बनाते थे वैसे ही एक सिलिकॉन के स्लैब के अंदर इधर पी टाइप, साइड साइड में पी टाइप डिफ्यूजन कर देंगे, बीच में एन टाइप का डिफ्यूजन करेंगे तो एनपीएन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर दो साइड में एन टाइप और बीच में पी टाइप घुसा देंगे तो पीएनपी बन जाएगा, सैंडविच की तरह दिखेगा। और यहाँ पे इसी का सर्किट डायग्राम इस तरह का है, ये आप एक बार पढ़ लेना। और ये डायोड के हिसाब से बनाए कि एक ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये एनपी वाला है, जैसे भी आप देख लीजिए। इस कहानी में तीन एलिमेंट्स हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, इसको भी फटाफट देख लेंगे। टू पोलैरिटीज एनपीएन एंड पीएनपी। तो इसमें ये जो किनारे किनारे हैं ये एमिटर और कलेक्टर हैं, एमिटर कलेक्टर बीच वाला बेस रहेगा हमेशा। पहचान में कैसे आएगा वो भी बताते हैं। तो एमिटर में ये मीडियम साइज का होगा और इसमें हाईली डोप्ड होगा, डोपिंग बहुत जबरदस्त करेंगे, हाईली डोप्ड है। बेस जो है वेरी थिन होगा और इसमें जो डोपिंग है बहुत लाइट डोपिंग होगी, डोपिंग कम होगी, लाइटली डोप्ड। और जो कलेक्टर है वो जबरदस्त साइज का होगा। तो लार्ज साइज
बट मीडियम डोपिंग यानी कि मॉडरेटली डोप्ड होगा, बहुत जबरदस्त डोपिंग नहीं होगी, मीडियम डोपिंग होगी, मॉडरेट डोपिंग। तो एमीटर और बेस और ये स्ट्रक्चरली ऐसा बनाए गए यानी ग्रुप किए जाएंगे जो इस तरह का केस फॉलो करें। ये ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी रख लिया, क्योंकि हम इनको एक स्पेसिफिक तरीके से यूज करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से बनाना चाहते हैं। हालांकि इसमें भी अमाउंट ऑफ डोपिंग कम ज्यादा करके प्रॉपर्टीज को थोड़ा प्लस या माइनस यानी इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। उसी से आपको इस अलग अलग बीजेटी के अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, तो कितनी डोपिंग हुई है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कितना जबरदस्त डिप्लीशन रीजन बनने वाला, उसकी इंफॉर्मेशन आपको डाइपोल के इसके नाम से पता चल जाए। देखिए, नाउ कंसिडर व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। चलिए मैं पहले ये बता देता हूं कि क्या है। यहां पे 3 बन गए हैं, मैं आपको फोटो बनाता हूं। देखिए, यहाँ पे बेस है, बहुत ही थिन होगा, एमिटर है और सबसे बड़ा कलेक्टर होगा साइज में, और बेस और कलेक्टर में बहुत सारे, जैसे ये एनपीएन मैंने बनाया तो एन टाइप है तो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, बहुत सारे। इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये कलेक्टर सॉरी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहते हैं वही है, और जो वैलेंस बैंड है वो तो पूरा भरा ही रहता है। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे तो 2 डिप्लीशन रीजन बन जाएंगे, 2 डिप्लीशन रीजन बन जाएंगे, बेस और एमिटर के बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, और एक कलेक्टर और एमिटर के बीच में, सॉरी कलेक्टर और बेस के बीच में। और बीच में जो बेस है वो पी टाइप है, यानी उसमें होल है लेकिन लाइटली डोप्ड है, तो उसमें ज्यादा होल नहीं है। तो मान लीजिए जो कंडक्शन बैंड है एमिटर का वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंडक्शन बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहते हैं आगे, अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, आराम से आगे भाग सकते हैं। जो वैलेंस बैंड है उसका कंडक्शन बैंड बड़ा छोटा है क्योंकि थिन है, थिन मटेरियल है, कंडक्शन बैंड भी छोटी सी जगह पे है, और उसका वैलेंस बैंड में भी ज्यादा होल्स है नहीं। वैलेंस बैंड क्योंकि लाइटली डोप्ड है तो वैलेंस बैंड में भी 2-4 होल हैं, वहां पे 5-6 हजार यहाँ पे लोग खड़े हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2-4 ही कमरे खाली हैं, 2-4 कमरे खाली हैं, और कंडक्शन बैंड भी इसका जरा सा है, हालांकि कंडक्शन बैंड जुड़ा हुआ है कलेक्टर की तरफ। आगे कलेक्टर के पास एनपीएन है लेकिन इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में उतने नहीं है, ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आप कहेंगे कि एमिटर से बेस के बीच में फॉरवर्ड बायस है, क्यों? क्योंकि एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और ये जो बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन है उसको हमने रिवर्स बायस कर दिया। तो रिवर्स बायस कैसे कर दिया? पी को तो पॉजिटिव है, अरे पी को पॉजिटिव किया है लेकिन सी को पी से भी ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। जैसे यहां पे मैंने मान लीजिए बैटरी लगाया, वो 4 वोल्ट का बैटरी या 2 वोल्ट का बैटरी लगाया, 2 वोल्ट के बैटरी में ये पॉइंट -2 वोल्ट का है, ये 0 वोल्ट का है। ये तो हमारी मर्जी होती है ना, हम बैटरी लगाएंगे, किसी एक पॉइंट को 0 लेते हैं, ये 0 वोल्ट बोल दिया, ये 0 वोल्ट है और वो -2 वोल्ट है। अगर ये 0 वोल्ट है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसको मैंने +5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, यानी कि ये 0 वोल्ट से कनेक्शन लेके इधर +5 तक, तो आप बोलेंगे 0 से तो ये हायर है, तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे और नेगेटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, तो रिवर्स बायसिंग हो गया। और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव हायर पे है, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और दूसरा जंक्शन रिवर्स। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार हम पढ़ते थे कि पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर क्रॉस करने देता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स को होल की तरफ और होल्स को इलेक्ट्रॉन की तरफ, यानी कि कंडक्शन बैंड में रखे इलेक्ट्रॉन अपने घर में रहते थे और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स वो भी अपने घर में रहते थे, वो क्रॉस नहीं करते थे, डिप्लीशन लेयर चाहने नहीं देता था। लेकिन इधर से जबरदस्त बैटरी लगाई, धक्का लगाया, तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इतना धक्का लगा कि वो सरकते हुए
वैलेंस बैंड के मतलब उधर दूसरे साइड के कंडक्शन बैंड के थ्रू ट्रैवल करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ नीचे भी उसको होल दिख रहा है, तो दो चार इलेक्ट्रॉन नीचे कूद कूद के भी ट्रैवल करते चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में भी होल है, वो भी आगे आगे शिफ्ट होते हैं। तो आपने ये खेल समझ में आ गया कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड से होल आपस में ट्रैवल करते हैं, आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, कंबाइन करते रहते हैं। तो इस तरीके का फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। इसको उल्टा देखो, अगर हमने रिवर्स बायस देखा था, तो रिवर्स बायस में उल्टा टर्मिनल लगाने से एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, पी टाइप को अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो होल्स को खींच लेगा। तो जो होल्स डिप्लीशन लेयर पतला होता था वो चौड़ा हो जाता था, और होल्स ऐसे पी टाइप के होल्स जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट, तो बीच की जगह पूरी होल्स और इलेक्ट्रॉन से खाली, मतलब कंडक्शन बैंड पूरा खाली हो गया, वैलेंस बैंड पूरा भरा है। इस तरह का पिक्चर कुछ दिखता था। अब इसको समझो, आधा फॉरवर्ड पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस है, आधा रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगेगा और वो आगे की तरफ जाएंगे एन से पी की तरफ। जब एन से पी की तरफ जाएंगे तो इसका कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इसके कंडक्शन बैंड में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा कि वहां से हजारों की भीड़ आ रही है, जैसे होता ना कि अगर मान लीजिए 2 या 3 ही ठेले लगे हैं चाट के और बहुत सारी भीड़ अचानक भागी, तो 2-4 जो आगे आगे चल रहे हैं वो तो ठेले पे तुरंत खड़े हो जाएंगे और वहां से चाट पकौड़ी खाने लगेंगे। जो पीछे की भीड़ है उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो फिर आगे चलेंगे, आगे के स्टॉल की तरफ देखेंगे। कुछ समझ में आया क्या? जैसे कि कई बार होता है कि आप मान लीजिए किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराने गए या अपने सेंटर की तरफ गए जिसमें एग्जाम देना, या कोई भी ऐसी चीज है जैसे स्कूल के रजिस्ट्रेशन में गए, तो आप पहले गए, मान लो कोई फीस या कोई फॉर्म जमा करना है आपको, तो पहला काउंटर जो खुला उसमें भाग के पहले आदमी आ जाएगा, 1-2 लोग और उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन देखेंगे और काउंटर खड़ा है तो पीछे वाले आदमी दूसरे काउंटर में जाएंगे और आने वाले तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे धीरे धीरे सारे काउंटर भरेंगे। लेकिन मान लो कि इस बेस के पास 2-3 ही काउंटर हैं, तो 2-3 काउंटर में 2-3-4 इलेक्ट्रॉन आके बैठने की कोशिश करेंगे और उसके आगे के सारे लोग कहां जाएंगे, आगे के काउंटर में। और आगे इसके कलेक्टर के पास बहुत ही सारे काउंटर्स हैं। तो आप कहेंगे भाई यहां से हजारों इलेक्ट्रॉन्स चले और वो हजारों में से कुछ 10-15-20 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे इनके साथ कंबाइन हो गए और यहां से अट्रैक्ट होके बाहर आ गए। लेकिन ये रिवर्स बायस है, मतलब ये हायर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल रिवर्स बायस में रखा है। तो आप कहेंगे यार उधर से बेस ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कलेक्टर एमिटर ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, क्योंकि बेस का रीजन बहुत पतला है, इसलिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन बेस के रीजन से ट्रैवल करके बैटरी पर वापस जाएंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाएंगे। और वो कलेक्टर क्यों कलेक्ट करेगा? क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस नहीं है, वो रिवर्स बायस है, वो उधर से खींचना चाह रहा है। क्योंकि यहां पे अपना कोई करंट फ्लो नहीं करा सकता, तो रिवर्स बायस रुका रहेगा। यानी कि अगर तुम एमीटर से इलेक्ट्रॉन नहीं भेजोगे तो कलेक्टर को इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर तुमने एमीटर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को भेजा तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर खींच लेगा। तो आप खेल समझ गए कि इसको रिवर्स बायस लगाने से इसके खुद का करंट फ्लो नहीं होता। देख लो आप, अगर मैं बेस और कलेक्टर को ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो यहां पे जो डिप्लीशन लेयर है वो बड़ा हो जाएगा बस, और यहां के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर इकट्ठे हो जाएंगे और यहां के होल्स इधर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन करंट फ्लो नहीं करता रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में करंट इसलिए आया क्योंकि इधर जो एमीटर लगा है उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से आगे की तरफ भागे, और बेस के पास जगह कम है तो वो अपने मोमेंटम से और धक्के से और कंबाइन नहीं होने की वजह से कलेक्टर के रीजन में घुस गए, और वहां पे हाई पॉजिटिव टर्मिनल लगा है जो अपने इनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेगा। तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही बढ़िया चीज बन गया, मतलब ये डिजाइन करके बनाया गया। आप थोड़ा इसमें समझना, ये जादू नहीं हो रहा है, ये ऐसे सोचा गया कि इधर से हजारों इलेक्ट्रॉन चलाएं और 10-20 बेस पर ही कंबाइन हो पाए, क्योंकि छोटी जगह है, छोटा डोपिंग है, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाए। तो हम कहेंगे यार फिर बेस के करंट और कलेक्टर के करंट में हमेशा एक जबरदस्त डिफरेंस दिखेगा।
और बेस का करंट बहुत स्मॉल और कलेक्टर का करंट बहुत लार्ज होगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ IE यानी एमिटर करंट। ये जो लॉजिक है अगर आपको समझ में आ गया, मतलब इसको याद रखना है क्या कि हमको ये जो सिस्टम है ट्रांजिस्टर जिसको बोल रहे हैं, उसका बेसिक फंक्शन जो हमको अभी अपने सिलेबस के लिए चाहिए वो यही चाहिए कि हम पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और दूसरे जंक्शन यानी कलेक्टर और एमिटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन is always रिवर्स बायस। ये आप लिख लीजिए रिवर्स बायस। बस तो दो जंक्शंस हैं, एक को फॉरवर्ड बायस रखना, कौन से वाले को, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस। ऐसा करने से करंट हमेशा दो ऐसे पार्ट में डिवाइड होगा और इस बात को आपको दिमाग में बिठा लेना, बार बार पढ़ना है इसको, बात को दिमाग में बिठा लेना, बाद में बिठा लेना। क्या बिठा लेना है? बेस करंट बहुत कम होगा, 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 और उसके करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा कलेक्टर करंट, बहुत कलेक्टर करंट ज्यादा मिलेगा और कलेक्टर करंट बेस करंट के हिसाब से ही मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि कलेक्टर अपना ही करंट अपने आप बना लेना, ना, एमीटर से करंट आया, बेस को थोड़ा मिला, कलेक्टर को मोस्ट ऑफ द करंट मिला। तो बेस का करंट है तो कलेक्टर का करंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस बेस एमीटर जंक्शन हुआ है तो बेस और एमीटर जंक्शन पे फॉरवर्ड बायस है तभी करंट आएगा। अगर फॉरवर्ड बायस ही नहीं है तो करंट ही नहीं आएगा। तो फिर कलेक्टर किसको खींचेगा, किसको नहीं खींच सकता, समझ गए क्या? तो तुमने बोला बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस नहीं करे तो कलेक्टर को रिवर्स बायस करने से कितना करंट होता है? तुम बोलोगे बाबा जी का होता है, कोई करंट नहीं होता। कलेक्टर अपने आप करंट नहीं बना, वो रिवर्स बायस में, उसका कोई खुद का करंट नहीं है, वो रिवर्स बायस में करंट जीरो रखेगा, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। वो तो कलेक्ट एमीटर से बेस की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग करंट आया। क्यों आया? क्योंकि वहां फॉरवर्ड बायस था। ला 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 ला। अब देखो हम लोग एनपीएन पढ़ रहे हैं, एनपीएन और पीएनपी में अंतर है। इसमें जब भी मैं करंट बोलूंगा मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इमेजिन करा रहे हैं। पीएनपी होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट होल चल रहे होंगे। तो आपको पता है कि अगर मैं कहता हूं कि एमीटर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में जा रहे हैं तो असलियत में बहुत स्ट्रॉन्ग करंट एमीटर से बाहर आ रहा होगा और वैसे ही दो करंट, एक कलेक्टर से और एक बेस से अंदर आ रही होगी। ये दोनों करंट मिलके एमीटर का करंट बन के बाहर आ रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन के चलने का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो आप ये डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर तो बोलते थे कि एमीटर से करंट एंटर किया। एनपीएन और पीएनपी में यही अंतर है। अगर पीएनपी बोलेंगे तो करंट एंटर करेगा और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के चलने का अपोजिट ही करंट का डायरेक्शन होता है, तो आप उसके हिसाब से अपोजिट लिख दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के नंबर को इमेजिन करना थोड़ा इजियर होता है, इसलिए हम एनपीएन के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कंसिडर व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस विद रिस्पेक्ट टू एमीटर। ये एनपीएन है, एनपीएन समझ गए ना, एनपीएन, एनपीएन, ये पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव। तो आप कहेंगे ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। देखो विद रिस्पेक्ट दिस फॉरवर्ड बायसेस द बेस एमीटर जंक्शन, बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड, वेरी थिन बिकॉज इट इज lightly, lightly doped. The current produced is mainly electrons flowing from emitter to base because the current region is thin. Most of the electron, बहुत सारे because लगा दिए इसमें, because the region is very thin, most of the electrons entering the base get swept across base collector junction into the collector. This produces a collector current that is much larger than the base current. यही आपको याद रखना है, बेस करंट बहुत ही छोटा और कलेक्टरवा का करंट बहुत ही बड़ा होएगा, और यहां पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बनेगा। उसको हम बीटा डीसी या बीटा एसी बोलेंगे। अगर बीटा डीसी किसी ने लिख दिया तो आईसी अपॉन आईबी बोल दो। एम्प्लीफिकेशन आईबी के करस्पॉन्डिंग आईसी का वैल्यू बहुत बड़ा है, एम्प्लीफिकेशन हो गया ये।
बीटा एसी कोई बोले तो डेल्टा आईसी, क्योंकि वहां फ्लक्चुएशन होगा, अपॉन डेल्टा आईबी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपली दो रिजल्ट है। ये दो नहीं है, एक ही रिजल्ट है, बट डेल्टा लगा दो, हटा दो यार। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है? डीसी में कांस्टेंट चलता दिखेगा, एसी में आपको फ्लक्चुएट होता दिखेगा। तो वहां पे करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है, इसलिए डेल्टा डेल्टा लगा के बात करते हैं। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एक फॉर्मूला ये हो गया। मैंने आपको बोला था 5 फॉर्मूले लिखेंगे, एक फॉर्मूला ये हो गया है। 5 की जगह 6 हो जाए तो ऐसा घबराना नहीं, डिपेंड करता है आप किस फॉर्मूले को कितना सीरियसली लेना चाहते हैं। एक टर्म ये भी है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, एक रिजल्ट ये भी है। और ये भी है IB इज मच लेस देन IC। तो बीटा यानी करंट एम्प्लीफिकेशन इज IC अपॉन IB। ये हमारा एक जबरदस्त रिजल्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते, इसका वर्किंग कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो कॉमन एमिटर या हमारा जो एसी, ये जो सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर लगेगा, वो कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ये तो हमने पता चल गया कि IB से IC का वैल्यू बहुत बड़ा है। अब मैं आपको कहूं कि IB और IC में मुझे ये पता चल गया कि कभी भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस अगर मैंने कर दिया, तो फॉरवर्ड इधर EB फॉरवर्ड बायस हो जाए और BC रिवर्स बायस हो जाए, तो IB का करंट बहुत छोटा और IC का करंट बहुत बड़ा मिलेगा। अगर ये फैक्चुअल बात हो गई, ये फैक्ट हो गया, ऐसा डिजाइन किया, ऐसे बनाए हैं, उसको थिन रखा, उसको लाइटली डोप्ड, उसको हाईली डोप्ड, उसको मॉडरेटली डोप्ड, लेकिन साइज बड़ा, ऐसा करके मैंने एक स्पेशली डिजाइंड मटेरियल बनाया जिसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एक साथ करा। तो ये सारी बातें करने के बाद मेरा क्या अचीवमेंट आया कि करंट अपने आप 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और एक पार्ट दूसरे पार्ट से बहुत ही बड़ा और दूसरा पार्ट पहले पार्ट से बहुत ही छोटा है। तो ये जो IB IC का जो डिफरेंस है, इसमें अगर IB को ध्यान सुना, IB को अगर मैं इनपुट साइड में लगा दूं, यानी वो वाला बैटरी वहां लगाऊं जिस मतलब इनपुट बैटरी से IB करंट बनाऊं, और जो फॉरवर्ड बायसिंग की बैटरीज हैं जिनसे पीछे वाला जंक्शन रिवर्स बायस हो रहा है, उनको लगाऊं उस साइड में जिस साइड में आउटपुट लूं। यानी IC को आउटपुट साइड में देखो और IB से इनपुट बनाओ। तो इनपुट बनाने के करस्पॉन्डिंग मैं जो करंट बनाऊंगा, IC का वैल्यू आप फिर से समझो, जितना भी IB आप बनाओगे IC उससे बहुत लार्ज मिलेगा। तो हम IB अपने इनपुट वाले बैटरी से बनाएंगे और IC हमसे आउटपुट वाले बैटरी से हमें मिलेगा। तो हमको जो हमारा इनपुट है वो छोटा रहेगा और आउटपुट हमेशा बड़ा हो जाएगा। इनपुट से आउटपुट कितना बड़ा हो जाएगा, वो फैक्टर बीटा कहलाता है। वो एक ट्रांजिस्टर के लिए जो दिया रहता है वो वही फिक्स हो जाता है। फिर से सुनो, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर सर्किट मैंने बनाया और बीटा का वैल्यू आ गया, ये 10 से लेकर 500 तक कुछ भी हो सकता है, ये 10 to 500 कुछ भी हो सकता है, 10 to 500 कुछ भी, और वे वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर 5 गुना भी दे दिया तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली 100, 200, 300 ऐसा बड़े नंबर टाइम्स होता है। फिर सुनो, यहाँ पे अगर करंट 1 एम्पियर है तो IC का वैल्यू 100 एम्पियर मिल रहा है, मान लीजिए बीटा का वैल्यू 100 है, तो हम अपना बैटरी वो वाला रखेंगे जिसको केवल 1 एम्पियर करंट बनाना है, और उसके करस्पॉन्डिंग बाकी बैटरीज अपने आप दूसरी साइड 100 एम्पियर करंट देंगी। उससे क्या फायदा होगा? उससे करंट एम्पलीफायर हो गया, ये फायदा होगा। तो सर एम्पलीफायर करने से हमें फायदा क्या है? हमको तो पैसे ही पता है कि हमको तो एम्पलीफायर करना मतलब बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी बढ़ाने से तो करंट बढ़ता ही है, तो फिर हम तो डायरेक्टली कर देंगे। मैं आपको समझाता हूं कि इसमें एम्पलीफायर कैसे ऑटोमेटिक काम करता है, लेकिन पहले समझ लो कि सर्किट में क्या हो रहा है। अब मामला थोड़ा थियोरेटिकल और थोड़ा गंभीर है, इसको जल्दी जल्दी देखेंगे, जितना टाइम लगाएंगे उतना कंफ्यूजन बढ़ता है। हमने क्या सीखा था कि ये जो एमीटर बेस जंक्शन है, ये एमीटर है, यहां बेस है, तो ये वाला जो जंक्शन है यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है। अगर इसको फॉरवर्ड बायस करा तो फॉरवर्ड बायस करते ही यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एनपीएन लेयर है। तो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन से जो फ्लो करते हैं, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर गायब तब होता है जब ये एक्टिव हो जाए। और अगर ये सिलिकॉन का बना है तो एक्टिव करने के लिए इसको वोल्टेज कितना चाहिए? 0.7, यानी कि यहाँ पर जो बैटरी लगाएंगे वो कम से कम 0.7 वोल्ट से बड़ी होगी। देखो
ये N है, ये P है। ये बैटरी मैंने लगाई है, NPN वाली बैटरी है। इसमें ये जो बैटरी मैंने लगाई, ये बैटरी 0.7 वोल्ट से बड़ी है। इस बैटरी को VBB कहेंगे। अभी इस सर्किट को ड्रॉ करके बताता हूँ। ये बेस से कनेक्टेड बैटरी है, इसको VBB कहेंगे। इस बैटरी से जो वोल्टेज बनेगा वो इसमें करंट फ्लो कराएगा, तो इस VB में से यहाँ पे 0.7 वोल्ट तो खर्चा हो जाएगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पे VBB वाला बैटरी बनाया है, और यहाँ पे IB करंट है। तो हालांकि VBB होना चाहिए, इसमें VBE लिखा है, अभी हम लोग बात कर लेंगे उसका। तो ये VBE वाला बैटरी बनाया है, एमीटर और बेस के बीच में बैटरी लगाया, इसको VBE बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिखा दूंगा क्या हो रहा है। तो ये बैटरी का वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देखिए कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज जाने के बाद, ये ऑलमोस्ट 0.7 नी वोल्टेज है, 0.7, इस वोल्टेज के आगे जाने के बाद करंट सडनली इंक्रीज कर रहा है सर्किट में। और उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने दूसरे साइड कौन सा बैटरी लगा रखा है, ये वाला बैटरी कौन सा लगा रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे करंट 0 रहेगा और 0.7 के बाद फिर करंट इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन ये बैटरी लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया और इसको रिवर्स बायस नहीं किया, तो इसके निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मतलब समझ रहे हो, ये करंट जितनी तेजी से जाना चाहिए उतनी तेजी से नहीं जाएगा, उधर के इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इसको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए तैयार अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां से हजारों इलेक्ट्रॉन निकले, 2-4 इधर गए, ज्यादातर इधर चले गए। तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत जबरदस्त करंट खींच रहा है, ठीक बात है। तो शुरुआत में करंट 0, ये एक्टिव वोल्टेज हो गया, यहाँ के बाद वोल्टेज इंक्रीज, ये 0.7 है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, सिंपल डायोड वाला फंक्शन है ये। तो इनपुट टेक्स अ फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। देखो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का यही ग्राफ हमने पहले भी बनाया था। फॉरवर्ड बायस का आपको याद होगा, ऐसे ही ग्राफ बनाया था कि ये टर ऐसे चलता फिर ऐसे उठ जाता था, ये वही बना हुआ है कांस्टेंट। फिर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फैमिलियर, द डोज ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा IB। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 2 है, इसको आप याद कर लीजिए। डेल्टा VE अपॉन IB, डेल्टा VBE अपॉन VBE हमारा इनपुट वोल्टेज बनेगा, इनपुट वोल्टेज, और ये IB इनपुट करंट बनेगा, इनपुट करंट। अभी सिखाता हूं सर्किट में कैसे दिखेगा। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट किस पे लेंगे? कलेक्टर पे लेंगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने से मैंने थोड़ा सा सर्किट आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखना कैसे है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में ये बेस, ये वाली डंडी बेस होती है, और दो टेढ़ी जो डंडियां होती हैं वो एमीटर और कलेक्टर होती है, इससे बाहर आ रही। एमीटर वो वाली डंडी होती है जिसपे एरो बना रहता है, तो इसको एमीटर लिख दिया, जो तीसरी बच गई वो कलेक्टर हो गई, और जो ये ऐसा वाला बीच का जंक्शन है उसको बेस कहते हैं। अब मैं बना रहा हूं ऐसा सर्किट जिसको बोलते हैं कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर मतलब एमीटर बेस और कलेक्टर दोनों साइड से कनेक्टेड है। तो मैंने आपको बोला कि इस सर्किट में आपको एक ऐसा बैटरी बनाना है जो बैटरी इसको फॉरवर्ड बायस रखे, क्योंकि हम NPN की बात कर रहे हैं, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल से और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर का मतलब है आपको एक ऐसा सर्किट कनेक्शन ले रहे हैं जिसमें एमीटर बेस के साइड भी कनेक्टेड हो और एमीटर की कलेक्टर साइड भी कनेक्टेड हो, तो एमीटर कॉमन रहेगा, ठीक है। यहां पे अब मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, ऐसा कर देते हैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया और यहां पे एक बैटरी लगाई, जो कि बैटरी देखो ये NPN है, N को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और E को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, मतलब ये हायर, इससे भी बड़ा बैटरी लगाया, ये VCC बैटरी है। यहां पे C है, यहां पे E है, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VCE है। यहां पे बेस है, यहां एमिटर है, तो यहां से एमिटर से बेस तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VBE है। अगर मैं ये वाला वोल्टेज इंक्रीज करूंगा B से E का वोल्टेज, इसको मैंने, ये एमिटर का वोल्टेज है और ये बेस का वोल्टेज है, VBE है।
अगर मैं ये बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो VBE इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने से इस बेस में करंट इंक्रीज होगा। अगर बेस में थोड़ा भी करंट इंक्रीज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एमीटर और कलेक्टर और एमीटर में अपने आप ड्रास्टिकली करंट इंक्रीज होगा। ये एक मैजिक की तरह चलेगा। फिर से समझो, अगर यहां पे एक बैटरी है और यहां पे रियोस्टैट मैंने लगाया और रियोस्टैट का रेजिस्टेंस ग्रेजुअली मैं कम करता जा रहा हूं, तो आप कहेंगे सर्किट में करंट ट्रिगर करेगा और करंट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसका 100-200 गुना करंट कलेक्टर में अपने आप ड्रॉ होने लगेगा। मतलब सोचो, रियोस्टैट हम इंक्रीज करें तो आईबी का करंट डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आईबी कम होने लगेगा आईसी अपने आप कम होने लगेगा। इस सर्किट को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कम होने लगेगा। और जैसे जैसे आईबी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहां पे जो करंट जा रहा है वो आईबी है। इसको हमने इनपुट साइड लिया है, यानी आगे चल के जो भी इनपुट वोल्टेज या इनपुट चेंज रखने होंगे चीजें वो इस साइड ही रखेंगे, इसमें बी और ई के बीच में यहां लगाएंगे। और जो आउटपुट लेना है वो यहां पे लेंगे VCE पर, ये आउटपुट वाली जगह आउटपुट। बस आपको दिमाग यही लगाना है, इनपुट वोल्टेज BE पे लेना है तो जो भी वोल्टेज मेजरमेंट होगा वो इनपुट पे होगा, जो भी अलग से बैटरी लगाएंगे बी और ई के बीच में लगाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो सी और ई के बीच में लेंगे, सी और ई के बीच में VCE आउटपुट। अब इसको मतलब समझते जाइए, कहानी समझते जाइए, कहानी क्लियर होती जाएगी। तो हमने क्या किया, यहां पे जो बैटरी लगाया उसका आईबी करंट है, तो यहां से अपने आप एक आईसी करंट ड्रॉ करेगा। ध्यान से देखना, ये आईबी करंट अगर स्मॉल है तो आईसी करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पे हमने वही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में करंट कैसे चेंज होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में करंट कैसे चेंज होता है। तो मैंने कहा कि एक सर्टेन वोल्टेज, देखो ये VCC का वैल्यू बदल रही है, VCE का वैल्यू बदल रही है, बैटरी बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ये बैटरी बढ़ाएंगे, ये वाली बैटरी बढ़ा रहे हैं, तो ये बैटरी अगर बढ़ाते जाएंगे, पहले हम ये वाली बैटरी बढ़ाते थे, इस बैटरी के बढ़ने से VBE बढ़ता था, VBE के बढ़ने से करंट IB बढ़ता था। तो अगर ये बैटरी बढ़ाएंगे या ये रियोस्टैट कम करेंगे तो VBE का वैल्यू बढ़ जाएगा, VBE बढ़ जाएगा तो IB बढ़ जाएगा। पिछली बार में ये था, ये VBE बढ़ा रहे थे। फिर से देख लो, या तो इस बैटरी को बढ़ाते जाओगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा मतलब इसका फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगा तो आईबी का करंट बढ़ेगा। तो वो ग्राफ हमने देखा कि शुरुआत में बैटरी बढ़ाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 0.7 वोल्ट के बाद सिलिकॉन एक्टिव हो जाता है, एक्टिव यानी कि उसका डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता है, तो फॉरवर्ड बायस में करंट धकाधक फेंकने लगता है। तो यहाँ पे शुरुआत में अगर ये बैटरी 0.7 से भी कम है तो ये फॉरवर्ड बायस में नहीं जाएगा, तो आईबी कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो जीरो करंट रहेगा। तो आप कहेंगे कम से कम 1-2 वोल्ट की बैटरी तो लगाओगे ना, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे बैटरी बढ़ाते जाओ तो ये करंट बढ़ता जाएगा। यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां से आने वाला वोल्टेज फिक्स कर दिया, देख लो आप, यहां पे लिखा हुआ है आईबी करंट फिक्स्ड, मतलब यहां से आने वाला करंट फिक्स है। मान लीजिए यहां से 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके 100 गुना 100 टाइम्स इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, बीटा का वैल्यू 100 मान लेते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा 100 टाइम्स इधर से आएगा। तो 100 टाइम्स जब इधर से आएगा तो इस बैटरी को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत में देखिए बैटरी को बढ़ा रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ी देर तक करंट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये करंट एकदम कांस्टेंट हो गया। शुरुआत में बैटरी बढ़ाने से करंट थोड़ा इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया। शुरुआत में बैटरी बढ़ाने से थोड़ी देर करंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया। इसका लॉजिक यही है कि आपने इधर से 10 इलेक्ट्रॉन भेजे तो ये मैक्सिमम 1000 इलेक्ट्रॉन 100 टाइम ज्यादा भेजना चाहता है, इधर से 10 इलेक्ट्रॉन भेजे ये 1000 भेजना चाहता है। तो तुमने क्या किया, कलेक्टर का वोल्टेज बहुत ही कम पॉजिटिव रखा, तो इसने कम, इधर से 10 इलेक्ट्रॉन गए, मान लो इधर से या इधर से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इधर से 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने के लिए तुमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ है। मैं आपको फिर से पुरानी पिक्चर याद दिलाता हूं। मान लीजिए इधर से 1010 इलेक्ट्रॉन निकले एमीटर से, बेस ने इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए, तो पूरे 1000 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए कलेक्टर की तरफ। तो कलेक्टर ये सारे 1000 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, उसके लिए कलेक्टर को यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए।
अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल बहुत छोटा होगा तो ये सारे 1000 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो उस केस में आप कहेंगे कि कलेक्टर करंट बहुत छोटा आ रहा है, क्योंकि हमने खींचने के लिए बैटरी जो लगाई है बड़ी छोटी लगाई है। लेकिन अगर एक बार आपने ऐसी बैटरी लगा दी जो 1000 इलेक्ट्रॉन खींच रही है, मतलब बैटरी अगर तुमने मान लो 1 वोल्ट की लगाई, तो हो सकता है ये रिवर्स बायस उतना स्ट्रांग हो ही ना पाए जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो आप कहेंगे बहुत ही छोटी बैटरी लगाने से जो करंट बन रहा है कम बन रहा है। लेकिन एक बार आपने मान लो 4 वोल्ट की बैटरी लगाई और रिवर्स बायस इसका चालू हो गया, तो रिवर्स बायस चालू होने से फिर 5 वोल्ट की बैटरी लगाओ तो भी ये 1000 खींचेगा, 6 वोल्ट की बैटरी लगाओ तो भी है, क्योंकि इधर से कांस्टेंट करंट आ रहा है, इधर 10 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इधर 1000 आएंगे। 1000 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बाद आप बैटरी का वोल्टेज कितना भी बढ़ाते जाओ, करंट कांस्टेंट ही रहेगा। ये तो ओवर एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ये थोड़े डायग्राम याद रखिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट यानी तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आउटपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस है डेल्टा वी सीई। आप देख लो सीई किसको कहते हैं, आउटपुट को, बीई किसको कहते हैं, इनपुट को। तो इनपुट रेजिस्टेंस इज बीई का वोल्टेज अपॉन बी का करंट, और आउटपुट किसको कहते हैं, सीई को। तो सीई का वोल्टेज अपॉन सी का करंट, वोल्टेज जिसका, वोल्टेज आउटपुट का और करंट आउटपुट का, तो रेजिस्टेंस आउटपुट का। इनपुट याद रखिए और आउटपुट याद रखिए। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा VCE है, इनपुट वोल्टेज हमारा VBE है, इसी का चेंज, या ये VBE या उसका चेंज है ना, एम्पलीफायर की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल रास्ता है, बहुत सिंपल तरीका है इसको एम्पलीफायर की तरह यूज कराना, बहुत बहुत आसान है। ध्यान से देखते चलना। हमने ये वाला आउटपुट वाला वोल्टेज लिखा, तो देखो ध्यान से देखना। यहां पे एक रेजिस्टेंस लिखा है RL, और यहां पे एक बैटरी लगा है जिसका नाम है VCC, और यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज, इसका नाम है VCE। तो VCE या आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, यहां से देखो करंट निकल रहा IC। क्या आपको पता है कि किसी भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आप बोलते हैं E माइनस IR लिख लो। तो आउटपुट वोल्टेज को हमने लिखा VCC माइनस IC इंटू R। VCC इक्वल टू V नॉट इक्वल टू VCC माइनस ICRL। अगर यहां पे AC एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, यहां पे एक इनपुट बैटरी हमने लगाया, इनपुट बैटरी हम लगाएंगे जो हमको इनपुट वोल्टेज देगा। अब ये जो VBB वाला बैटरी है, इससे करंट निकला IB, और जो इनपुट वाला बैटरी अलग से मैंने लगाया है, इससे करंट निकला डेल्टा IB। तो यहां पे जो टोटल करंट गया वो गया IB प्लस डेल्टा IB। तो चेंज इन करंट कितना हुआ? चेंज इन करंट हुआ डेल्टा IB। चेंज इन करंट हुआ डेल्टा IB। यहां पे एक्स्ट्रा करंट कितना गया? डेल्टा IB। हमारा जो VBB वाला बैटरी है वो करंट IB भेज रहा था, मैंने एक और सोर्स लगा दिया यहां पे, अल्टरनेटिंग सोर्स, जो छोटा सा फ्लक्चुएशन भेज रहा है। इस फ्लक्चुएशन से मैंने करंट को, जैसे मेरे हिसाब से करंट पहले से जा रहा था 1 एम्पियर, मैंने अलग से एक सोर्स लगाया जो इनपुट सोर्स है मेरा, जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है। इससे करंट निकला 0.1 एम्पियर। तो यहां पे 1 के साथ 0.1 और ऐड हो गया, टोटल करंट हो गया 1.1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग IC का वैल्यू होता था 100 एम्पियर, 100 टाइम ज्यादा, तो 1.1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग भी करंट का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो हो जाएगा 1.1 एम्पियर का 100 टाइम्स, यानी 110 एम्पियर। अब यहां पे करंट 1.1 एम्पियर है, तो यहां पे 110 एम्पियर है। फिर यहां से मैंने बाहर लेके कैपेसिटर लगा दिया और इसके अक्रॉस आउटपुट रजिस्ट वोल्टेज देखा, तो आप कहेंगे कि यहां पे करंट का फ्लक्चुएशन है 100 से बदल के 110। तो कांस्टेंट DC वाला करंट इसमें चला जाएगा और AC वाला करंट इसमें चला जाएगा, और यहां पे 10 एम्पियर आ जाएगा। कैसे? ये करंट हमने अलग से कितना भेजा था? 0.1। 1 एम्पियर पहले से चलता था, 1 एम्पियर में कितना ऐड किया? 0.1।
दोनों का 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो इस ओरिजिनल सर्किट में 100 एम्पियर लौट जाएगा, और जो 0.1 का 100 टाइम्स हुआ 10 एम्पियर वो आगे चला जाएगा, वो आउटपुट में मिल जाएगा। तो हमने यहां पे करंट बनाया 0.1 और हमें यहां पे आउटपुट करंट मिला 10 एम्पियर। तो आपने कहा देखो दो बैटरी की मदद से करंट ठीक 100 टाइम्स बड़ा कर दिया। इससे फायदा क्या होता है? इससे एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन का कोई एग्जांपल बोलिए सर। जैसे मैं स्पीकर में बोल रहा हूं तो स्पीकर में यहां पे माइक में एक छोटा सा सेंसर लगा है जो मेरे बोलने से वाइब्रेट होता है। उसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी वही है जो मेरे साउंड के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है। तो वो उतनी बार ही वाइब्रेट होगा जितना फ्रीक्वेंसी का साउंड हम बना रहे हैं। इसलिए मैं एक स्पेसिफिक साउंड निकालूंगा, ये स्पेसिफिक तरीके से वाइब्रेट होगा। ये जो वाइब्रेशन हुआ, इसके वाइब्रेशन से मैग्नेट के बीच में ये कॉइल लगा हुआ है, तो वाइब्रेशन होने से ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बनाता है। ये करंट वायर से होता हुआ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता हुआ आपको आप एम्पलीफायर जैसे किसी सिस्टम में जाता है, जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। उस एम्पलीफायर में जैसे ही करंट एंटर करेगा, वैसे ही एम्पलीफायर में छोटा सा फ्लक्चुएशन होगा। वो एम्पलीफायर का फ्लक्चुएशन ये वाला डेल्टा आईबी करंट है, छोटा सा चेंज करंट। मतलब मैं बोलूंगा तो यहां पे छोटा सा फ्लक्चुएशन आएगा। ये फ्लक्चुएशन जब इसमें जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरे साइड बैटरी लगा वो अपने आप बड़ा करंट बनाने लगेगा। तो ये बड़ा करंट अपने आप मुड़ के यहां चला जाएगा, यहां से बड़ा करंट निकलेगा, क्योंकि जितना करंट यहां पे जाना है ऐसे जो भी करंट यहां आएगा इसके अंदर एंटर करेगा, उसका 100 टाइम्स करंट इस बैटरी को छोड़ना पड़ेगा। ये रूल बन गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, इस बैटरी को 100 टाइम्स करंट बनाना ही पड़ता है। तो ये दोनों बैटरी मैंने बनाई है, मैंने इसमें सजा के रख दी है, और मैंने ऐसे एम्पलीफिकेशन कर दिया, ऐसा नॉब घुमा दिया कि इससे 100 टाइम्स ही ज्यादा करे। तो मैं जो भी बोलूंगा उसका 100 टाइम्स ज्यादा करंट आपके स्पीकर में घुसेगा, तो स्पीकर 100 टाइम्स ज्यादा वाइब्रेट होगा। तो आप कहेंगे अरे बड़ी तेज बोल रहे हो आप। वो इसलिए तेज बोल रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा करंट आपके स्पीकर पर पहुंचा रहा हूं। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं नॉर्मल, फिर आपके स्पीकर में ज्यादा कैसे? क्योंकि बीच में एक मशीन है। तो सर मशीन तो बैटरी ज्यादा लगा देंगे तो ज्यादा करंट भेज रही है, तो बेमानी हुई। हमें जादू तो नहीं हो रहा। जादू क्यों होगा? ये बैटरी की मेहनत से ही करंट ज्यादा बन रहा है। लेकिन एक बार ये अगर 100 टाइम ज्यादा देने वाला एम्पलीफायर बना दिया, तो इसमें जो भी इनपुट डालोगे उसको 100 टाइम्स अपने आप बनाता रहेगा। हमको हमको नाप तौल नहीं करनी है, हर बार करंट को डिवाइड नहीं करना। यह ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट फीचर बन गया है। तो इस तरीके से चलता है। चलिए, यहां पे हमने जो फ्लक्चुएशन बनाया था, यानी इनपुट वोल्टेज जो बनाया था, उससे जो इनपुट करंट चेंज हुआ इनटू R2, यहां पे R2 है, उसको RI कर देता हूं। RI है इनपुट साइड का रेजिस्टेंस। तो इनपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट वोल्टेज का फ्लक्चुएशन इक्वल टू माइनस RL इंटू डेल्टा IC। डेल्टा IB है 0.1 एम्पियर और डेल्टा IC है 10 एम्पियर। आउटपुट वोल्टेज मिल गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने से बैटरी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो मैंने डेल्टा V0 इक्वल टू माइनस डेल्टा IC इंटू RL ऐसे लिख दिया। एक रिलेशन ये हो गया, और डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RI। RI मतलब इनपुट साइड का रेजिस्टेंस। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमको ऐसा मिलेगा कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन AV, इसको हम वोल्टेज गेन भी कहते हैं। वोल्टेज गेन इक्वल टू माइनस डेल्टा IC इंटू RL अपॉन डेल्टा IB इंटू RI। RI मतलब इनपुट साइड का वोल्टेज, RL मतलब आउटपुट साइड का वोल्टेज, आउटपुट साइड का करंट, इनपुट साइड का करंट। ये दोनों का रेशियो मैंने बीटा लिखा था, बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ये हमारा AV यानी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। इसमें सॉरी, ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आएगा, बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो आप देखो ये हमारा तीसरा रिजल्ट है। पहले हमने एक RI का वैल्यू लिखा था, इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB।
आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था डेल्टा वी सीई अपॉन डेल्टा आईसी। ये दो हो गए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया, सर तीसरा क्यों, ये तो चौथा हो गया, क्योंकि एक रिजल्ट आपने लिखा था डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी बीटा। ठीक बात कह रहे हो, ये एक रिजल्ट हो गया, तो चार रिजल्ट हो गए। तो आप देखिए ये चार रिजल्ट, यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी लिखा और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। ऐसे ही पावर का भी बन सकता है, क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट को पावर एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो एक बार करंट और मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे मैं पावर एम्पलीफिकेशन में लिख देता हूं, E इज पावर एम्पलीफिकेशन। और आपको खेल समझ में आ गया, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन है, तो बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI, बीटा स्क्वायर RO बाई RI। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे की कहानी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।